प्रकृति का एक नियम है। नियम ये कि वो कभी निर्वात को स्वीकार नहीं करती। इसलिए पब्लिक डोमेन में जो निर्वात अर्थशास्त्रियों ने छोड़ा, उसे आपके और हमारे नेताओं ने भरा। और प्रवृत्ति ये है कि नेता कुछ भी कम महत्वपूर्ण पर कभी अपनी नज़र नहीं गड़ाते। जैसे कि देश की व्यापार नीति यानी कि ट्रेड पॉलिसी। सच्चाई ये है कि आप दिलचस्पी ले ना लें, लेकिन ये आपके आम जीवन पर बड़ा प्रभाव डालती है। ये महज इत्तेफाक नहीं कि हमारे अखबार भरे रहते हैं ये डील और वो डील की खबरों से। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसका सबसे फंडामेंटल सवाल ये है कि ये खबरों में कितनी सच्चाई है और कितनी अतिशयोक्ति। इनमें कितनी वास्तविकता है और कितनी शब्दों की चालबाजी। अच्छी बात यह है कि इसे समझने के लिए आपको अर्थशास्त्र का प्रोफेसर बनने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये जानना है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, इनमें कौन कौन शामिल होता है, किन किन के हितों का टकराव होता है और हमें कौन से सवाल पूछने चाहिए। अगर हम इतना भी जान लें तो नेताओं के आसान लेकिन भ्रामक वादों से हम बच सकते हैं। मेरा नाम है सौरभ और आज की किताब है वाई पॉलिटिशियंस लाई अबाउट ट्रेड और इसे लिखा है दिमित्री ग्रोनज़ोंस्की ने। दिमित्री नेगोशिएशंस और ट्रेड पॉलिसी के विशेषज्ञ हैं और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ट्रेड नेगोशिएटर और वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा ट्रेड प्लेटफॉर्म के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने दुनिया भर के सैकड़ों सरकारी नेगोशिएटर्स, सिविल सर्वेंट्स और कॉरपोरेट ऑफिसर्स को ये सिखाया है कि ट्रेड पॉलिसी कैसे काम करती है, ट्रेड एग्रीमेंट कैसे नेगोशिएट किए जाते हैं और बाहरी लोग उनके परिणाम को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हर पीढ़ी के कुछ नेता ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि विदेशी सामान रोकने से हमारी फैक्ट्रियां फलेंगी फूलेंगी। समस्या ये भी रही है कि विशेषज्ञ लोग अक्सर अपनी बात को सरल भाषा में आम जनता तक नहीं पहुंचा पाए। परिणाम ये हुआ कि जब राजनीति ने व्यापार को हथियार बना लिया तो सच को बचाने वाली आवाज़ कमज़ोर पड़ गई। अक्सर नेता आसान जवाबों का वादा करते हैं, जैसे कोई जादू की छड़ी से सब समस्या हल हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि ऐसे समाधान ना सिर्फ गलत होते हैं बल्कि ख़तरनाक भी होते हैं। दिमित्री का मानना है कि बहुत से नेता व्यापार को लेकर सच नहीं बोलते और चीज़ों को जानते हुए भी आधे अधूरे या गलत बयान देते हैं। इसलिए ये किताब पाठक को ये ताकत देना चाहती है कि वे नेताओं के झूठे वादों को पहचान सकें और ये समझ सकें कि किस नीति के पीछे असल मकसद क्या छुपा हुआ है। व्यापार नीतियों का असर हमेशा मिला जुला होता है। जैसे दूध सस्ता करना परिवारों के लिए अच्छा है, लेकिन किसानों के लिए घाटे का सौदा भी है। विदेशी स्टील रोकने से कुछ मजदूरों की नौकरी बचेगी, लेकिन निर्माण की लागत बढ़ेगी। या फिर पर्यावरण नियम धरती के लिए अच्छे होंगे, लेकिन विकासशील देशों की फैक्ट्रियों को बंद भी कर सकते हैं। यानी किसी भी नीति से कुछ लोग जीतते हैं तो कुछ लोग हारते हैं और हारे हुए लोग चुप नहीं बैठते। यही कारण है कि व्यापार नीति हमेशा विवादों में रहती है। ये किताब 2 हिस्सों में बटी है। पहले हिस्से में बताया गया है कि व्यापार नीति कैसे बनी, उसके सिद्धांत क्या हैं और आज ये कैसे तय होती हैं। दूसरे हिस्से में देखा जाएगा कि व्यापार का असर बेरोजगारी, रोजगार, राष्ट्रीय सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दों पर कैसे पड़ता है। व्यापार नीति कुछ वैसी ही है जैसे नगर निगम की पाइपलाइन। जब तक सब कुछ सही चलता है उसके बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है सबका ध्यान वहीं टिक जाता है। जब सुएज़ नहर में जहाज फंस जाता है या कोई देश अनाज के निर्यात पर रोक लगा देता है या फिर वीज़ा पाबंदियों के समय अस्पताल में नर्सों की कमी हो जाती है, तब हमें एहसास होता है कि व्यापार नीति कितनी गहराई से हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती है। लोगों को इसकी तकनीकी बारीकियों में दिलचस्पी नहीं होती, पर इसका असर उनके रोज़मर्रा के जीवन, रोज़गार और कीमतों पर पड़ता है। व्यापार की जड़ें इंसानी सभ्यता जितनी पुरानी हैं। पहली वस्तुओं का सीधा आदान प्रदान होता था और बाद में यही सिलसिला डिजिटल युग में बिटकॉइन और एनएफटी जैसे सौदों तक आ पहुंचा। दरअसल व्यापार नीति तब शुरू हुई जब सरकारों ने सीमाओं पर नियंत्रण करना और वस्तुओं के आवागमन पर टैक्स लगाना शुरू किया।
शुरू में ये केवल राजस्व वसूलने का साधन था, लेकिन जैसे जैसे परिवहन और संचार विकसित हुआ, विदेशी सामान स्थानीय बाजारों में प्रवेश करने लगा। उपभोक्ताओं ने सस्ते और बेहतर उत्पादों की मांग की, जिससे स्थानीय उद्योगों पर दबाव बढ़ा और सरकारों ने आयात पर ऊंचे टैक्स लगाकर अपने उद्योगों को बचाने की कोशिश की। यही नीति संरक्षणवाद यानी कि प्रोटेक्शनिज्म कहलाई। लेकिन जैसे ही एक देश आयात पर टैक्स लगाता, दूसरा देश भी जवाब में वैसा ही करता। इस तरह आपसी प्रतिशोध की नीति ने ट्रेड वॉर्स को जन्म दिया। 1930 के दशक में अमेरिका का स्मूथ हॉलवे टैरिफ एक्ट और ब्रिटेन का इंपीरियल प्रेफरेंस सिस्टम इस प्रवृत्ति के उदाहरण थे, जिससे वैश्विक मंदी और बेरोजगारी बढ़ी। ये आर्थिक संकट अंततः यूरोप में फासीवाद के उदय और द्वितीय विश्व युद्ध के भड़कने में सहायक साबित हुआ। युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थीं: यूरोप का पुनर्निर्माण, आर्थिक स्थिरता कायम करना और सोवियत संघ के खिलाफ एकजुट रहना। इसके लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों की नींव रखी, ताकि कोई देश अचानक संरक्षणवादी कदम उठाकर वैश्विक संतुलन ना बिगाड़ दे। इस तरह नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था यानी कि रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम का विचार जन्मा। इस व्यवस्था का उद्देश्य था कि सभी देश आपस में ये वादा करें कि वे व्यापार में कुछ निश्चित सीमाओं का पालन करेंगे। 1947 में इसी विचार को संस्थागत रूप मिला जब 23 देशों ने गैट यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत भी शामिल था। इसका मकसद था विश्व युद्ध के पहले से चले आ रहे अत्यधिक संरक्षणवाद को ख़त्म करना, व्यापार में समान अवसर देना और धीरे धीरे टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाना। गैट ने 2 बुनियादी सिद्धांत तय किए। पहला था मोस्ट फेवर्ड नेशन और दूसरा नेशनल ट्रीटमेंट। मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत अगर कोई देश किसी उत्पाद पर किसी सदस्य को रियायत देता है, तो वही रियायत सभी सदस्यों को मिलनी चाहिए। और नेशनल ट्रीटमेंट का अर्थ था कि एक बार विदेशी माल किसी देश में प्रवेश कर जाए तो उसे घरेलू उत्पादों जैसा ही व्यवहार मिले, यानी अलग टैक्स या भेदभावपूर्ण नियम लागू नहीं हो सकते। गैट ने देशों के लिए डोंट्स यानी कि क्या ना करें की एक लंबी सूची तय की, जैसे आयात पर अत्यधिक टैक्स ना लगाना, केवल निर्यात बढ़ाने के लिए सब्सिडी ना देना और विदेशी उत्पादों के साथ भेदभाव ना करना। लेकिन साथ ही इनमें कुछ छूटें भी थीं, ताकि देश अपने पर्यावरण, स्वास्थ्य या फिर सुरक्षा कारणों से आवश्यक कदम उठा सकें। इस लचीलेपन ने व्यवस्था को व्यवहारिक बनाया। समय के साथ गैट विकसित होकर 1994 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO बन गया, जिसमें केवल माल ही नहीं बल्कि सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट को भी अपने दायरे में शामिल किया। WTO ने एक औपचारिक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को भी अपनाया, जो ये तय करता कि किस देश ने नियमों का उल्लंघन किया है और इसका क्या समाधान होना चाहिए। लेकिन ये किसी अदालत की तरह दंड नहीं देता, ये देशों के बीच समझौते और जवाबी कार्रवाइयों के आधार पर संतुलन बनाए रखता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कानून घरेलू कानून से अलग तरीके से काम करता है। किसी देश के भीतर अपराध करने पर सज़ा मिलती है, लेकिन वैश्विक स्तर पर कोई ग्लोबल पुलिस नहीं होती जो व्यवस्था को मजबूत करे। WTO जैसी संस्थाएं केवल मध्यस्थता और नियमों की व्याख्या कर सकती हैं। अगर कोई देश समझौता तोड़ता है तो उसका दंड केवल ये होता है कि दूसरा देश भी अपने वादों को पूरा करना बंद कर दे या समान जवाबी कदम उठाए। यही कारण है कि शक्तिशाली देश कभी कभी नियम तोड़ने का जोखिम उठा लेते हैं, जबकि छोटे देश इस रूल बेस्ड सिस्टम से मिलने वाले स्थायित्व पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। इन सब के बीच ये समझना ज़रूरी है कि व्यापार नीति केवल अर्थशास्त्र नहीं बल्कि राजनीति, समाज और सुरक्षा से भी जुड़ी होती है। सरकारें जब कोई निर्णय देती हैं, जैसे कि टैरिफ बढ़ाना, सब्सिडी देना या फिर नया नियम लागू करना, तो उन्हें सोचना पड़ता है कि इसका असर उपभोक्ताओं, मजदूरों, निवेशकों या फिर अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों पर क्या पड़ेगा। कभी ये नीति स्थानीय उद्योगों को बचाती है तो कभी ये महंगाई बढ़ा देती है। इसलिए किसी भी व्यापार नीति को समझने के लिए देखना ज़रूरी है कि उसका उद्देश्य क्या है, कौन सा टूल का इस्तेमाल सरकार करने जा रही है
और उसका ज़मीनी असर क्या होने वाला है, और या फिर वैश्विक प्रतिक्रियाएं कैसी हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने के लिए इसे 3 मुख्य घटकों में बांटा जा सकता है। पहला घटक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। ये इस बात का अध्ययन करती है कि सरकारें व्यापार को कैसे नियंत्रित करती हैं, किन समझौतों से बंधी होती हैं और उनके नियमों का असर क्या होता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग ज़्यादातर मंत्रालयों के अधिकारी या फिर अर्थशास्त्री होते हैं। वे नियम बनाते हैं और उनके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं, लेकिन आमतौर पर उनका सीधा व्यापार करने वालों से कोई संपर्क नहीं होता। दूसरा घटक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। जब नियमों की व्याख्या करने या विवाद सुलझाने की बारी आती है तो वकील और कानून विशेषज्ञ काम आते हैं। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के टेक्स्ट की व्याख्या करते हैं, पिछले मामलों का हवाला देते हैं और कंपनियों या फिर सरकारों की तरफ से विवादों में पैरवी करते हैं। उनके बिना ये सुनिश्चित करना मुश्किल होता है कि किसी व्यापार विवाद में नियमों का सही पालन हो। और तीसरा और सबसे व्यवहारिक घटक है इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस। ये असली काम करने वाले लोग हैं। ये सीमा पर माल और सेवा बेचते हैं और प्रत्यक्ष रूप से नियमों, टैक्स, कस्टम, इंश्योरेंस, पोर्ट प्रक्रियाओं और प्रतिबंधों का सामना करते हैं। ये लोग नीति और कानून के असर को ज़मीन पर महसूस करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों समूह, यानी कि नीति निर्माता, वकील और व्यापारी, अक्सर सीधे संवाद में शामिल कभी नहीं होते। नीति निर्माता सोचते हैं कि वकील बेवजह जटिलताएं पैदा करते हैं, जबकि वकील मानते हैं कि नीति निर्माता बिना पूरी सोच के नियम बनाते हैं। वहीं असली व्यापारी इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें नियमों की पूरी जानकारी भी नहीं होती और ना ही वो इस बहस में कभी गहराई से उतर पाते हैं। फिर भी यही तीनों घटक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनिवार्य हैं। इनके अलग अलग काम और दृष्टिकोण के कारण ही वैश्विक व्यापार सुचारू रूप से चलता है। पब्लिक पॉलिसीज़ को समझाने का सबसे उबाऊ लेकिन सटीक तरीका ये है कि ये सरकार द्वारा लाए गए ऐसे फैसले होते हैं जिनमें हमेशा किसी एक के हित को दूसरे के हित पर प्राथमिकता दी जाती है। दूतावास कहाँ खोलना है या सेना के लिए कौन सा हथियार खरीदना है, हर फैसला किसी न किसी एक समूह को फ़ायदा पहुंचाता है और किसी दूसरे समूह को नुकसान। ये केवल व्यापार नीति तक सीमित नहीं है। अगर सरकार अस्पताल बनाने का फैसला करे और पुल ना बनाए तो भी कुछ लोग जीतते हैं और कुछ लोग हारते हैं। दवाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया बदले तो कुछ कंपनियों को फ़ायदा होगा और कुछ को नुकसान। यहाँ तक कि टिकट के डिज़ाइन या ज़मीन के इस्तेमाल जैसे छोटे फैसलों में भी किसी न किसी को परेशानी होती है। कई बार लगता है कि किसी नीति का विरोध ही नहीं हुआ, लेकिन असल में वहाँ भी हारने वाला मौजूद होता है। बस वे इतने कमज़ोर या फिर असंगठित होते हैं कि आवाज़ नहीं उठा पाते। लोकतांत्रिक देशों में हम नेताओं को इसलिए चुनते हैं ताकि वे हमारी तरफ से ये कठिन चुनाव कर सकें। चुनावी घोषणा पत्र भी असल में इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि नेता निर्णय लेते समय किस तरह की सोच और मूल्यों को अपनाएगा। अब अगर कोई कहे कि कोई नीति ऐसी है जिसमें किसी को भी नुकसान नहीं होगा, तो समझ लीजिए या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर जानबूझकर उस नुकसान को छोटा बताकर नज़रअंदाज करवा रहा है। राजनीति हमेशा चॉइस और त्याग की बात करती है। कभी कभी नुकसान और फ़ायदे सीधे दिखते भी नहीं। जैसे अगर तंबाकू के विज्ञापन पर रोक लगा दी जाए तो लगता है कि तंबाकू कंपनियों को नुकसान होगा, लेकिन सच्चाई ये हो सकती है कि बड़ी और पुरानी कंपनियों को इससे फ़ायदा मिले, क्योंकि नई और छोटी कंपनियों को अपना नाम बनाने का अब मौका नहीं मिल सकता। यानी नीति का असर कई बार उल्टा भी पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये और भी पेचीदा हो जाता है। आजकल देशों के बीच आने जाने वाले माल अक्सर इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि अधबना सामान होता है, जैसे चिप्स या फिर स्क्रू, जो किसी और उत्पाद को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए अगर सरकार किसी आयात पर पाबंदी लगाती है तो वो केवल विदेशी कंपनी को ही नहीं बल्कि अपने ही देश की फैक्ट्री के कामगारों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि व्यापार नीति का फैसला केवल अर्थशास्त्र और आंकड़ों पर आधारित होता है, क्योंकि मीडिया में बड़े बड़े नंबर
और प्रतिशत ही सुनाई देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर फैसले राजनीति से तय होते हैं, ना कि गणित से। अक्सर अर्थशास्त्रियों को तो तब बुलाया जाता है जब सौदा लगभग तय हो चुका होता है, ताकि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अच्छे नंबर दिखा सकें। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि व्यापार नीति में भी वही चीज़ काम करती है जो बाकी राजनीति में, यानी हितों का संतुलन। किसके साथ समझौता करना है, किस मुद्दे पर आखिरी रेड लाइन तक जाना है और किस पर समझौता नहीं करना है, ये सब राजनीति से तय होता है। पिछली सदी के आखिरी हिस्से में पश्चिमी देशों में एक सहमति थी कि बाज़ार खोलना और आज़ादी देना सबके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अब ये सहमति टूट रही है। छोटे देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और कोस्टा रिका अब भी खुले बाज़ार की नीति के समर्थक हैं। लेकिन बड़े देशों और यूरोप में नई नई बहसें और रुकावटें बढ़ रही हैं, खासकर कि पर्यावरण जैसे मुद्दे को लेकर। अमेरिका कभी वैश्विक व्यापार और नियम आधारित प्रणाली का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में उसकी रुचि में काफ़ी बदलाव आता दिखा है। राष्ट्रपति ओबामा के समय अमेरिका 3 बड़े समझौतों यानी कि TPP, TTIP और TISA में सक्रिय था। लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति ने आते ही अमेरिका को TPP से बाहर कर दिया और बाकी समझौतों पर बातचीत से रोक लगा दी। इसके बजाय उन्होंने मौजूदा सौदों को, जैसे कि कोरिया, कनाडा और मेक्सिको के साथ, इनको दोबारा से तय किया और आधी दुनिया से ट्रेड वॉर शुरू कर दिया। वर्तमान राष्ट्रपति पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति बने जिन्होंने खुलेआम विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय प्रणाली का विरोध भी किया। राष्ट्रपति बाइडेन के समय भाषा थोड़ी नरम ज़रूर हुई थी, लेकिन नीति में कोई ज़्यादा खास बदलाव नहीं दिखे। उनकी सरकार ने नए पारंपरिक फ्री ट्रेड समझौते करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वर्कर सेंट्रिक ट्रेड पॉलिसी की बात करते रहे, जिसका सही मतलब दरअसल में किसी को साफ नहीं था। और वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसमें भी टैरिफ कम करने जैसी बड़ी बातें शामिल नहीं थीं। ये बदलाव दिखाता है कि व्यापार नीति को समझने में राजनीति अर्थशास्त्र से कहीं ज़्यादा अहम है। अर्थशास्त्र में पिछले 5-10 साल में ऐसा कुछ नया नहीं हुआ जिससे ये बदलाव जायज़ ठहराए जा सकें, लेकिन राजनीति ज़रूर बदल गई है। रिपब्लिकन पार्टी में वर्तमान राष्ट्रपति का प्रभाव और परंपरागत बड़े कॉर्पोरेट समर्थकों का कमज़ोर होना बड़ा कारण है। वहीं डेमोक्रेट्स ने भी ओबामा की तरह खुले व्यापार वाले रास्ते पर ना जाकर अपने घरेलू राजनीति को प्राथमिकता दी है। बाइडेन का जोर भी अमेरिकी उद्योगों और उत्पादन को मजबूत करने पर था, न कि बाज़ार और व्यापार को खोलने पर। इसके पीछे चीन भी एक बड़ा कारण है। अमेरिका अब चीन को सीधी चुनौती मानता है और इसीलिए भविष्य में काम आने वाले व्यापारिक हथियारों जैसे कि टैरिफ, सब्सिडी, सरकारी खरीद पर नियंत्रण को छोड़ना नहीं चाहता। पहले अमेरिका मानता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और व्यापारिक रिश्तों में चीन को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अब ये विश्वास कमज़ोर पड़ गया है। असल में हर व्यापारिक फैसला राजनीतिक होता है, चाहे लोकतंत्र हो या फिर तानाशाही। सरकारों को अलग अलग हितों और दबावों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि व्यापार केवल गणित और आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि राजनीति का हिस्सा है। भविष्य में वही देश या नेता व्यापार नीति में सफल होंगे जो राजनीति के मैदान में मजबूत दलील पेश कर सकेंगे, ना कि सिर्फ वही जिनके पास बेहतर आर्थिक मॉडल या फिर शोध पत्र होंगे। ये किताब मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति पर केंद्रित है, क्योंकि राजनीति और सरकारों का सबसे बड़ा प्रभाव इसी क्षेत्र में दिखता है। लेखक बताते हैं कि नेताओं की असली चालबाजियां भी अक्सर यहीं दिखाई देती हैं। लेकिन इस चर्चा में उतरने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि देशों के बीच सामान कैसे चलता है और सरकारें इस प्रक्रिया में किस तरह की बाधाएं पैदा करती हैं। विदेश में सामान बेचने के लिए पहला कदम होता है निर्यातक के रूप में पंजीकरण कराना। अधिकांश देशों में ये एक औपचारिक प्रक्रिया है। कहीं ये ऑनलाइन कुछ मिनटों में पूरी हो जाती है, तो कहीं ये एक पेचीदा और धीमी प्रक्रिया है जिसमें कई दफ्तरों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। अधिकारी आपकी पात्रता की जांच करते हैं और कई बार रिश्वत या फिर दबाव जैसी बातें भी सामने आती हैं।
सरकारें निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहती हैं क्योंकि इससे नौकरियां बढ़ती हैं और विदेशी मुद्रा भी आती है। फिर भी वे पंजीकरण को अनिवार्य रखती हैं ताकि रिकॉर्ड बने रहें, संवाद बनाए रखा जा सके और व्यापार पर कुछ हद तक नियंत्रण भी रहे। पंजीकरण के बाद अगला कदम ये समझना होता है कि सरकार उस चीज़ के बारे में क्या सोचती है जिसे आप विदेश भेजना चाहते हैं। हर देश की एक नॉटी लिस्ट होती है, ऐसी वस्तुओं की सूची जहां निर्यात नहीं किया जा सकता या जिनके लिए विशेष अनुमति होनी चाहिए, जैसे कि हथियार, दुर्लभ जानवर, खतरनाक रसायन या कुछ सांस्कृतिक वस्तुएं। कुछ चीज़ें प्रतिबंधित होती हैं, कुछ पर निगरानी रहती है और कुछ को केवल विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति मिलती है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि आप सामान कहाँ भेज रहे हैं, क्योंकि कुछ देशों पर प्रतिबंध या नाकाबंदी होती है। ये प्रतिबंध कभी राजनीतिक कारणों से लगाए जाते हैं तो कभी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर या फिर कभी तकनीकी बढ़त बनाए रखे जाने के लिए। प्रतिबंधों का उद्देश्य ये होता है कि किसी देश पर इतना दबाव पड़े कि वो अपनी नीतियां बदले, लेकिन इतिहास बताता है कि ये उपाय अक्सर प्रतीकात्मक ही रह जाते हैं। शायद ही किसी देश में प्रतिबंधों से सत्ता बदली हो, फिर भी बड़े देश इन्हें नैतिक संदेश देने या किसी की आर्थिक क्षमता घटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंध इसी राजनीति के उदाहरण हैं। व्यापार की एक और जटिलता डुअल यूज़ सामान की होती है, यानी ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल आम जीवन में भी हो सकता है और हथियारों या संवेदनशील तकनीकों में भी हो सकता है, जैसे कि माइक्रोचिप्स, एल्यूमिनियम पाइप या फिर बॉल बियरिंग। इसलिए सरकार इनके निर्यात पर सख्त नज़र रखती है। कई बार तीसरे देश पर भी दबाव डाला जाता है कि वे प्रतिबंध देशों से व्यापार न करें। इसे हम सेकेंडरी सेक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी को केवल अपने ही देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों के नियम और प्रतिबंधों का भी पालन करना पड़ता है। इसके बाद आती है सीमा शुल्क यानी कस्टम की चुनौती। यही वो जगह है जहां तय होता है किस बॉक्स या फिर किस कंटेनर में क्या है और उस पर कितना टैक्स लगेगा। हर सामान को एक कोड और श्रेणी में रखा जा सकता है ताकि टैरिफ यानी कि आयात कर की दर तय की जा सके। इस प्रक्रिया को टैरिफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये सिस्टम सुनने में आसान लगता है लेकिन व्यवहार में बेहद जटिल होता है। हर देश अपने हिसाब से कोड बढ़ा या फिर घटा सकता है और अगर व्यापारी ने गलती से गलत कोड भर दिया तो उसका माल सीमा पर अटक सकता है या फिर उस पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। टैरिफ की दरें उत्पाद की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। ज़रूरी चीज़ों पर टैक्स कम होता है, जबकि विलासिता या फिर घरेलू उद्योग से प्रतिस्पर्धा करने वाले सामान पर अधिक टैक्स होता है। टैक्स की गणना आमतौर पर वस्तु के मूल्य और मात्रा के आधार पर होती है, लेकिन यहाँ भी दिक्कत आती है क्योंकि व्यापारी कभी कभी टैक्स बचाने के लिए कीमतें कम करके दिखाते हैं और कई बार उत्पादों की वास्तविक कीमत तय करना मुश्किल होता है। पहले सरकारें मानक मूल्य सूची बनाकर टैक्स तय करती थीं, लेकिन ये अक्सर मनमानी साबित हुई। इसलिए अब WTO ने ऐसे तरीकों पर रोक लगाई है। ये पूरा ढांचा दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल सामान भेजने या फिर मुनाफा कमाने का मामला नहीं है, बल्कि नियमों, टैक्स, प्रमाण पत्रों और प्रक्रियाओं का एक जटिल तंत्र है। किसी वस्तु पर टैक्स केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो क्या है, बल्कि इस बात पर भी कि वो कहाँ से आई है। यही वजह है कि देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी कि FTA और प्रेफरेंशियल स्कीम बनाई जाती हैं, जिसके तहत कुछ देशों के उत्पादों पर कम टैक्स लगाए जाते हैं। इसके लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन नाम का सिद्धांत लागू होता है, जो तय करता है कि कोई सामान वास्तव में किस देश का बना हुआ है। ये नियम बहुत जटिल हो सकते हैं, जैसे अगर एक कार ब्रिटेन में असेंबल हुई है लेकिन उसके इंजन जर्मनी के हैं, तो क्या उसे ब्रिटिश माना जाएगा? ऐसे सवालों के जवाब हर समझौते में अलग अलग होते हैं। इसलिए कई व्यापारी इन शर्तों को पूरा करने की बजाय सामान्य टैक्स देना बेहतर समझते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि अगर नियम बहुत उलझे हों तो छूट का लाभ भी व्यवहारिक नहीं रह जाता। अब सवाल आता है कि सरकारें बाज़ार में नियम क्यों बनाती हैं। मुक्त बाज़ार के समर्थक कहते हैं कि अगर कोई कंपनी ख़राब या फिर ख़तरनाक उत्पाद बनाएगी तो ग्राहक खुद ही उसे सबक सिखा देंगे।
लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। लोग उम्मीद करते हैं कि उत्पाद पहले से सुरक्षित हों और इसलिए नियम और मानक ज़रूरी हो जाते हैं। नियम सरकार बनाती है और उनका पालन कानूनी रूप से अनिवार्य होता है, जबकि मानक अक्सर निजी संस्थाओं या फिर कंपनियों द्वारा तय किए जाते हैं। जैसे सुपरमार्केट ये शर्त रखे कि उसकी कॉफ़ी केवल फेयर ट्रेड प्रमाणित जगह से ही आए। हर उत्पाद के जोखिम के हिसाब से नियमों की कठोरता तय की जाती है। दवा या मांस जैसे उत्पादों के लिए नियम सख्त होते हैं, जबकि टॉयलेट ब्रश या फिर कपड़े जैसे उत्पाद पर कम नियंत्रण रहता है। लेकिन कई बार नियम केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि घरेलू उद्योगों की रक्षा या फिर नौकरशाही के कारण भी कड़े बने रहते हैं। नेता अक्सर वादा करते हैं कि लाल फीताशाही को कम करेंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये प्रक्रियाएं आसानी से नहीं बदलती। इस तरह सीमाओं के पार व्यापार करना केवल व्यापारिक निर्णय नहीं, बल्कि कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक जाल से होकर गुजरने जैसा है। हर व्यापारी को समझना पड़ता है कि उसके उत्पाद पर कौन से नियम लागू हैं, कौन से प्रमाण पत्र चाहिए और सीमा पर कितना समय या खर्च लग सकता है। अगर आप ये समझ लें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कागजी काम और नीतिगत जटिलताओं का खेल है, तो आप जान चुके हैं कि दुनिया दिखने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी है नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेताओं के 4 वादे इस पूरी प्रक्रिया को जादू की छड़ी घुमाकर ठीक नहीं कर सकते। आज के दौर में ज़्यादातर लोग सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कोई उसमें काम करता है, कोई रिटायर हो चुका है और कोई आगे चलकर वही काम करने की तैयारी कर रहा है। जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था विकसित होती है और लोगों की बुनियादी ज़रूरतें जैसे कि भोजन और आवास पूरी होने लगती है, वैसे वैसे सेवा क्षेत्र का दायरा बढ़ता है और धीरे धीरे वो पूरी अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाता है। इसका कारण ये है कि जैसे जैसे वस्तुएं अधिक जटिल होती जाती हैं, उन्हें बनाना, बेचने और संभालने के लिए और ज़्यादा सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति घर पर आलू पकाता है, तो इस प्रक्रिया में बहुत कम लोग शामिल होते हैं। लेकिन अगर वही आलू किसी होटल में चिली पोटैटो के रूप में परोसा जाता है या फिर मैकडॉनल्ड्स के हैश ब्राउन के रूप में बेचा जाता है, तो इसके पीछे सैकड़ों लोगों की सेवाएं जुड़ी होती हैं, जैसे कि मार्केटिंग विशेषज्ञ, वकील, प्रबंधक या फिर सप्लाई चेन कर्मचारी। तकनीक ने सेवाओं को सीमाओं के पार पहुंचाना बहुत आसान कर दिया है। अब किसी कंपनी का अकाउंटिंग विभाग एक देश में, डिज़ाइनिंग किसी दूसरे देश में और कस्टमर सपोर्ट किसी तीसरे देश में हो सकता है। इंटरनेट की तेज़ी और डेटा ट्रांसफ़र की सुविधा ने ये संभव बना दिया है कि सेवाएं अब वस्तुओं की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रीट की जा सकें। लेकिन सेवाओं का व्यापार समझना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसे मापना और नियंत्रित करना जटिल है। वस्तुओं पर तो टैक्स या फिर टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन सेवाओं पर ये लागू आसानी से नहीं हो सकता। साथ ही हर देश के अपने अपने नियम, परमिट और कानूनी सीमाएं होती हैं, जिससे ये तय करना कठिन हो जाता है कि कोई सेवा किसी देश में बेची जा सकती है या फिर नहीं। राजनीतिक रूप से भी सेवा क्षेत्र के कर्मचारी बाकी उद्योगों जितने दृश्यमान नहीं होते, जैसे कि फैक्ट्री या फिर खेत में दिखाई देते हैं। इसलिए नेता अक्सर कारखानों का उद्घाटन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय किसी फ्रीलांसिंग कैफ़े का दौरा करने के। सेवाओं का व्यापार कई रूपों में चलता है। एक तरीका है रिमोट सेवाएं, जहां ना ग्राहक यात्रा करता है और ना ही सेवा देने वाला। दोनों अपने देशों में रहकर इंटरनेट के ज़रिए काम करते हैं। आज ये बहुत आम है, चाहे कोई योग शिक्षक हो, सर्जन हो या फिर डिज़ाइनर। दूसरा रूप है पर्यटक उपभोक्ता, जहाँ कोई विदेशी व्यक्ति किसी देश में आकर सेवाएं लेता है, जैसे होटल में रहना, पढ़ाई करना या अस्पताल में इलाज कराना। तीसरा रूप तब होता है जब कोई कंपनी दूसरे देश में अपनी शाखा या फिर फ्रेंचाइजी खोले, जिससे स्थानीय रोजगार और निवेश बढ़ता है। और चौथा रूप है अस्थायी प्रवेश, जब कोई पेशेवर थोड़े समय के लिए दूसरे देश में जाकर काम करता है, लेकिन स्थायी रूप से वहीं नहीं बसता। इतिहास में व्यापार समझौते ज़्यादातर वस्तुओं पर केंद्रित रहे, ना कि सेवाओं पर। ऐसा इसलिए क्योंकि सेवाओं से जुड़े नियम बहुत जटिल होते हैं। इनमें वीज़ा नीति, डेटा सुरक्षा, लाइसेंसिंग और
विदेशी निवेश जैसे कई संवेदनशील मुद्दे शामिल होते हैं। साथ ही सेवाओं का व्यापार अपेक्षाकृत नया है और कई डिजिटल कंपनियां अभी तक सरकारों के साथ संवाद करने के तरीके ढूंढ रही हैं। इन कारणों से देशों के बीच इस विषय पर व्यापक सहमति बनाना बहुत कठिन होता है। फिर भी कुछ क्षेत्रों जैसे दूरसंचार और विमानन में प्रगति हुई है। सरकारें आमतौर पर उन समझौतों को प्राथमिकता देती हैं जिनसे उन्हें रोज़गार और पूंजी मिलती है। इसी वजह से कई देशों ने यह सुनिश्चित किया है कि विदेशी सेवा कंपनियों पर अनावश्यक सीमा ना लगाई जाए, लाइसेंसिंग शुल्क वाजिब रहे और कुछ मामलों में विशेषज्ञ पेशेवरों के लिए वीज़ा कैटेगरी बनाई जाए। हालांकि सेवाओं के क्षेत्रों में राजनीति अक्सर दिखावे पर टिकी होती है। नेता इन समझौतों को ऐतिहासिक बताते हैं, जबकि उनके प्रभाव आम लोगों के जीवन में बहुत सीमित होते हैं। असल असर वीज़ा के नियमों या फिर अस्थायी काम में अवसरों में दिखाई देता है, जो चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। दूरी का प्रभाव भी यहाँ बहुत दिलचस्प है। अक्सर कहा जाता है कि डिजिटल युग में सेवाओं के व्यापार पर दूरी का असर नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर मामलों में दूरी अभी भी मायने रखती है। जब किसी विशेषज्ञ को दूसरे देश में जाकर काम करना होता है तो यात्रा का खर्च और समय एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन सेवाओं में भी टाइम जोन, भाषा और संस्कृति का फ़र्क असर डालता है। इसलिए भले ही तकनीक ने दूरी की बाधा कुछ हद तक मिटा दी हो, लेकिन भूगोल अभी भी व्यापार के ढांचे को प्रभावित करता है। जहाँ तक सार्वजनिक सेवाओं का सवाल है, जैसे कि बिजली, पानी या फिर स्वास्थ्य, व्यापार समझौते शायद ही कभी सीधे इन पर असर डालते हों। लोग अक्सर डरते हैं कि ऐसे समझौते निजी कंपनियों को सार्वजनिक सेवाओं पर कब्जा करने का रास्ता देंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, अगर सरकार खुद ही किसी सेवा को निजीकरण की ओर लेकर जा रही हो तो व्यापार समझौते उस प्रक्रिया को आसान ज़रूर बना सकते हैं, पर कारण समझौता नहीं बल्कि सरकारी नीति ही होगी। कुल मिलाकर अगर किसी को चिंता है कि सार्वजनिक सेवाएं कमज़ोर हो रही हैं, तो असली सवाल व्यापार समझौतों में नहीं बल्कि राष्ट्रीय नीतियों में तलाशना चाहिए। मुख्य व्यापार समझौते, जिन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या फिर FTA भी कहा जाता है, देशों के बीच ऐसे अनुबंध होते हैं जिनका उद्देश्य व्यापार और निवेश को आसान बनाना है। इन समझौतों के जरिए देश आपसी टैरिफ यानी कि आयात निर्यात पर लगने वाले शुल्कों को घटाते हैं, ताकि एक दूसरों के उत्पादों को समान अवसर मिल सके। जैसे अगर दक्षिण अफ्रीका सभी देशों से आने वाली कारों पर 15% शुल्क लगाता है, लेकिन केन्या के साथ समझौते से उसने उसे शून्य कर दिया है, तो केन्या की कारें वहाँ न केवल स्थानीय कारों के बराबर होंगी बल्कि बाकी देशों की कारों से 15% सस्ती भी होंगी। सरकारें ऐसे विशेष समझौते इसलिए करती हैं क्योंकि वे हर देश को समान रियायत नहीं देना चाहती, बल्कि उन देशों के साथ सौदेबाजी करना चाहती हैं जिनसे रणनीतिक या फिर आर्थिक लाभ की उम्मीद हो। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के सिद्धांतों के अनुसार अगर सभी देश एक साथ शुल्क घटा दें तो ये सबसे आदर्श स्थिति होगी, लेकिन व्यावहारिक रूप से ये लगभग असंभव है। इसलिए देश एक दूसरे से अलग अलग समझौते करते हैं ताकि कुछ हद तक व्यापारिक लाभ सुनिश्चित हो सके। इन समझौतों का आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व भी होता है। किसी देश के साथ वार्ता शुरू करना इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हैं। कई बार ऐसा समझौता किसी सहयोगी देश के लिए इनाम की तरह होता है, जैसे यूरोपीय संघ या फिर रूस के बीच फंसे देशों के लिए ये दिखाने का तरीका कि वे किस तरफ झुक रहे हैं। सरकार इन्हें अपनी आर्थिक उपलब्धियों के रूप में भी प्रस्तुत करती है, क्योंकि समझौतों की घोषणा से लेकर लागू होने तक हर चरण पर यह दिखाया जा सकता है कि सरकार आर्थिक विकास के लिए सक्रिय है। अमीर देश कई बार गरीब देशों के साथ ऐसे समझौते इसलिए करते हैं ताकि उनके विकास को बढ़ावा मिल सके। आमतौर पर इनमें असमानता होती है। अमीर देश अपने शुल्क अधिक घटाते हैं, जबकि गरीब देश कुछ थोड़ा कम घटाते हैं। इससे गरीब देशों के उत्पादों को अमीर देशों के बाज़ारों तक पहुंचने में आसानी होती है। समय के साथ ये समझौते सिर्फ टैरिफ कम करने तक सीमित नहीं रहे,
बल्कि इनमें सेवाएं, निवेश, डिजिटल व्यापार, ई कॉमर्स, पर्यावरण और श्रम जैसे विषय भी शामिल हो गए हैं। अब कई एफटीए में सतत विकास, लिंग समानता और पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष अध्याय होते हैं, जो सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि वास्तविक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए जाते हैं। आज मुक्त व्यापार समझौते इतने व्यापक इसलिए हो गए हैं कि वे सिर्फ व्यापारिक लाभ तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि देशों के बीच आपसी वायदों के औजार भी बन गए हैं। किसी भी समझौते में 3 बुनियादी शर्तें होती हैं। ये आपसी होना चाहिए, व्यापार के अधिकांश हिस्से को कवर करना चाहिए और तीसरे देश के साथ व्यापार को कठिन नहीं बनाना चाहिए। इन नियमों का मकसद ये है कि कोई देश छोटे साइड डील्स बनाकर डब्ल्यूटीओ के मूल सिद्धांतों को कमज़ोर ना करे। एफटीए प्रभावशाली इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। अगर कोई देश समझौते की शर्तें तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा इसमें कई विषय एक साथ जुड़े होते हैं, जिससे किसी एक प्रावधान से बाहर निकलना पूरे समझौते से बाहर निकलने के बराबर होता है। किस देश से व्यापार समझौता किया जाए, ये राजनीतिक और रणनीतिक निर्णय होता है। सरकार आमतौर पर ऐसे देशों को चुनती है जो भौगोलिक रूप से पास हों, समान व्यापार नीतियाँ रखते हों या फिर पहले से प्रमुख व्यापारिक साझेदार हों। कई बार ये निर्णय कूटनीतिक इनाम देने के लिए या फिर प्रतिस्पर्धा में पीछे ना रह जाएं, इसलिए भी किया जाता है। जब ये तय हो जाता है कि वार्ता शुरू करनी है, तो सरकार व्यापार मंत्रालय को एक सक्षम टीम बनाने का निर्देश देती है। ये टीम पिरामिड जैसी संरचना में होती है। सबसे ऊपर मुख्य वार्ताकार, उसके नीचे वरिष्ठ अधिकारी और फिर विभिन्न विभागों के प्रभारी, जो विशेष विषयों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि टैरिफ, डिजिटल व्यापार या फिर कृषि। वार्ता शुरू होने से पहले मंत्रालय विभिन्न समूहों से परामर्श करता है, उद्योग, नागरिक समाज, थिंक टैंक और विशेषज्ञों से। इससे सरकार को ये पता चलता है कि कौन से क्षेत्र रियायत चाहते हैं और कौन से सुरक्षा। इन्हें क्रमशः ऑफेंसिव इंटरेस्ट और डिफेंसिव इंटरेस्ट कहा जाता है। ये प्रक्रिया न केवल जानकारी इकट्ठा करने का माध्यम है, बल्कि जनता का भरोसा जीतने और भविष्य की आलोचनाओं से बचने का तरीका भी है। इसके बाद सरकार मैंडेट तैयार करती है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि किन मुद्दों पर रियायत दी जा सकती है और किन पर नहीं। ये दस्तावेज मंत्री या फिर कैबिनेट की मंजूरी के बाद वार्ताकारों की सीमा तय करते हैं। फिर इसके बाद प्री नेगोशिएशन यानी कि प्रारंभिक बातचीत शुरू होती है। इसमें दोनों पक्ष अनौपचारिक रूप से बैठक की रूपरेखा, विषयों और दायरे पर सहमति बनाते हैं। इसके बाद प्रारंभिक प्रस्ताव और मांगें पेश की जाती हैं, जिन्हें ऑफर्स और रिक्वेस्ट कहा जाता है। ये वो चरण होता है जहां देश अपनी इच्छा सूची रखता है, कौन से टैरिफ घटाए जाएंगे और किन पर दूसरे देश से छूट चाहिए। इस प्रक्रिया से बातचीत की सीमा और संतुलन तय होता है। अब औपचारिक बातचीत के दौर शुरू होते हैं, जो असल प्रगति होती है। विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ समूह समानांतर रूप से काम कर रहे होते हैं और दिन के अंत में मुख्य वार्ताकार को रिपोर्ट देते हैं। इन चर्चाओं में आक्रामक बहस की बजाय धैर्य, विश्लेषण और सवाल जवाब का माहौल होता है। अच्छे वार्ताकार ये समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरा पक्ष किस मुद्दे पर सख्त क्यों है और क्या उसमें कोई लचीलापन संभव है। हर मुद्दे पर रेड लाइंस यानी कि सीमाएं तय होती हैं और ट्रेड ऑफ्स यानी लेन देन के रास्ते खोजे जाते हैं। वार्ता का सबसे कठिन हिस्सा समझौतों की कानूनी भाषा तैयार करना होता है। हर शब्द, हर कॉमा पर चर्चा होती है और असहमति वाले हिस्सों को ब्रैकेट्स में रखा जाता है। धीरे धीरे ये ब्रैकेट्स हटते हैं और भाषा पर सहमति बनती है। जो मुद्दे हल नहीं होते वो अंत में मंत्रियों या फिर राष्ट्र प्रमुखों के पास भेजे जाते हैं। जब अधिकांश विवाद निपट जाते हैं तब अंतिम दौर आता है, जहां राजनीतिक स्तर पर सौदेबाजी होती है। ये तय होता है कि समझौता होगा या नहीं। इसके बाद लीगल स्क्रब यानी कि कानूनी समीक्षा होती है। इसमें दस्तावेज़ों के हर हिस्से की जांच की जाती है ताकि कोई अस्पष्टता न रह जाए। जब सब मंजूर हो जाता है तो ये समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
और इसके बाद अंत में हर देश की अपनी प्रक्रिया होती है। कुछ जगह संसद की मंजूरी ज़रूरी होती है तो कहीं सरकार के हस्ताक्षर के बाद समझौता लागू हो जाता है। इस चरण में नागरिक संगठन या कार्यकर्ता आपत्ति भी जता सकते हैं, लेकिन किसी समझौते को रोकना बेहद कठिन होता है। फिर भी ये चरण जनता और मीडिया के ध्यान में आता है और भविष्य की नीतियों की दिशा तय करता है। पूरी प्रक्रिया जितनी तकनीकी है उतनी ही मानवीय भी। इस समझौते के पीछे काम करने वाले अधिकारी राजनीतिक दबावों, सीमित समय और जटिल परिस्थितियों में संतुलन बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति या संगठन चाहता है कि उसके हितों का ध्यान रखा जाए तो उसे शुरुआत में ही शामिल होना चाहिए। अपनी चिंताओं को स्पष्ट और रचनात्मक तरीके से व्यक्त करना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि वार्ताकार भी देश के हित में पूरी निष्ठा से काम कर रहे होते हैं। राजनेता अक्सर व्यापार से जुड़ी बातों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और जब व्यापार वार्ताएं गोपनीय रखी जाती हैं तो लोगों को ये संदेह होता है कि शायद ये गोपनीयता इसलिए है ताकि नेता जनता को भ्रमित कर सकें, क्योंकि जब बातचीत सार्वजनिक नहीं होती तब तक कोई भी नेता अपनी सुविधानुसार दावे कर सकता है और जब तक पूरा समझौता सामने ना आ जाए तब तक ये साबित भी नहीं किया जा सकता कि वह नेता कुछ गलत कह रहा है। अगर कभी किसी वार्ता का कोई हिस्सा लीक हो जाए तो सरकार तुरंत कह सकती है कि हम लीक पर टिप्पणी नहीं करते और मामला वहीं समाप्त हो जाता है। ये तर्क सुनने में तो तार्किक लगता है, लेकिन असली कारण इसके पीछे का कुछ और ही है। व्यापार समझौता में गोपनीयता का उद्देश्य ये नहीं होता कि सरकारें जनता से कुछ छुपाना चाहती हैं, बल्कि इसलिए होता है ताकि वार्ताकारों को सोचने, आजमाने और समझौते के लिए नए रास्ते खोजने की आज़ादी मिल सके। किसी समझौते में हमेशा संतुलन बनाना पड़ता है। एक तरफ घरेलू हित होते हैं और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय फ़ायदे। ऐसा कोई भी समझौता नहीं होता जिसमें सब खुश हों। कुछ क्षेत्रों को लाभ होता है तो कुछ को नुकसान महसूस होता है। इसलिए सरकारें चाहती हैं कि पूरा दस्तावेज़ एक साथ जनता के सामने आए ताकि लोग पूरी तस्वीर देखकर ही राय बनाएं, ना कि अधूरी जानकारी से भ्रमित हो जाएं। मुख्य वार्ताकारों की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि अगर बातचीत के विवरण सार्वजनिक हो जाएं, तो मीडिया और राजनेता हर छोटी बात को बड़ा मुद्दा बना देते हैं। पत्रकार हर मंत्री से ये पूछने लगते हैं कि क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि इस समझौते में हमारी ऑटो इंडस्ट्री को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे सवालों के दबाव में मंत्री जल्दबाजी में ऐसे बयान दे देते हैं जो आगे चलकर वार्ता को जकड़ लेते हैं। राजनीतिक रूप से भले ही ये मजबूत दिखता हो, लेकिन कूटनीतिक रूप से ये वार्ताकारों से उनका लचीलापन छीन लेता है। अगर हर शब्द सार्वजनिक हो तो हर पंक्ति को राजनीतिक बयान बना दिया जाता है और इससे बातचीत ठहर जाती है। मसौदों को गुप्त रखने की भी यही वजह है। शुरुआती ड्राफ्ट में कई ऐसी बातें केवल बातचीत के हिस्सों के तौर पर होती हैं जिनमें कभी भी अंतिम दस्तावेज़ में शामिल नहीं किया जाता। ये एक तरह की रणनीतिक सोच होती है। कल्पना कीजिए कि ब्रिटेन और आइसलैंड के बीच एक व्यापार समझौता चल रहा है और ड्राफ्ट में ब्रैकेट में लिखा है कि इंग्लैंड का कोई क्षेत्र अब आइसलैंड की राजधानी के अधीन होगा। ये केवल एक फ्रेज़ है, लेकिन अगर ये बात मीडिया तक पहुंच जाए तो हंगामा मच जाएगा कि ब्रिटेन आइसलैंड को फला क्षेत्र दे रहा है। इस तरह की अफवाहें वार्ता को असंभव बना सकती हैं। इसलिए जब भी सभी पक्ष सहमत ना हों तब तक ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया जाता ताकि बातचीत में लचीलापन बना रहे। इन दस्तावेज़ों की भाषा अक्सर बहुत जटिल होती है। कानूनी शब्द, टैरिफ शेड्यूल और तकनीकी अपवादों से भरी होती है। आम जनता या मीडिया इन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते और आधी जानकारी पर बनाई गई खबरें सरकार की मंशा को गलत ढंग से पेश कर सकती है। सरकारी अधिकारी अक्सर ऐसी अफवाहों का जवाब देने में असमर्थ होते हैं क्योंकि वे कानूनी रूप से विस्तृत जानकारी साझा नहीं कर सकते। वार्ताओं में गोपनीयता का एक और पहलू ये भी है कि कभी कभी वार्ताकार बहुत ईमानदारी से बात करते हैं। उदाहरण के लिए कोई अधिकारी कह सकता है,
हमारे मंत्री साहब उस वाला क्षेत्र से आते हैं जहां उनकी एक बड़ी ब्रेड की फैक्ट्री है और इसलिए वो आटे पर टैरिफ को लेकर शायद ही झुकेंगे। ये सीधी और ईमानदार बात सार्वजनिक माहौल में कहना असंभव होता है, लेकिन निजी संवाद में इससे भरोसा बढ़ता है और बातचीत आगे बढ़ती है। दरअसल वार्ता एक प्रयोगशाला की तरह होती है जहां अलग अलग विचारों को आजमाया जाता है। जैसे अगर हम कार की जगह सिर्फ छोटे ट्रक पर टैरिफ घटाएं तो क्या होगा, या फिर अगर ये प्रावधान 5 साल बाद लागू किया जाए, ये विचार। दरअसल में ये केवल संभावनाएं होती हैं, लेकिन अगर जनता के सामने आ जाएं तो इन्हें सरकारी प्रस्ताव मान लिया जाता है और अनावश्यक विवाद पैदा भी हो जाता है। फिर भी गोपनीयता के खिलाफ तर्क भले कितना ही मजबूत हो, ये मान लेना कि जनता जटिल चीज़ें समझ नहीं सकती लोकतांत्रिक दृष्टि से गलत है। जब सरकार समझौते का पूरा टेक्स्ट केवल हस्ताक्षर के बाद जारी करती है, तब तक उसे बदलने या उसमें सुधार की कोई संभावना नहीं रहती। कई बार तब तक वार्ताकारों की टीम भंग भी हो चुकी होती है और जनता को सिर्फ स्वीकृति का विकल्प मिलता है, चर्चा का नहीं। आज के इंटरनेट युग में गोपनीयता टिक ही नहीं पाती। जैसे ट्रेड इन सर्विसेज एग्रीमेंट यानी कि टीसा के कई मसौदे लीक हो चुके हैं और सरकारें उनकी व्याख्या करने में असहज रही है। जनता को यही असली दस्तावेज नहीं है कहकर समझाना आसान नहीं होता जब तक सरकार स्वयं पारदर्शी न बने। यूरोपीय संघ ने इस समस्या से सीख ली और ब्रिटेन के साथ हुई वार्ताओं के दौरान अपनी बातचीत की रूपरेखा और कुछ ड्राफ्ट सार्वजनिक किए। इससे बहस तेज रही, आलोचनाएं भी हुईं, लेकिन समझौता फिर भी हुआ और जनता को ये भरोसा रहा कि प्रक्रिया एक ईमानदारी से भरी हुई प्रक्रिया थी। आखिर में सच्चाई ये है कि गोपनीयता और पारदर्शिता दोनों के बीच संतुलन बहुत ज़रूरी है। अगर हर बातचीत कैमरे पर हो तो समझौते कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन लोकतांत्रिक देश में एक हद तक पारदर्शिता न सिर्फ संभव है बल्कि आवश्यक भी है। सिर्फ रहस्य रखकर सरकारें आलोचना से बच नहीं सकती, क्योंकि अफवाहें और अटकलें तो तब भी फैलती हैं। उल्टा अगर सरकार जानकारी साझा करे तो गलतफहमियां कम होंगी। पारदर्शिता कठिन है, पर यही लोकतंत्र की असली कसौटी भी है, क्योंकि असहमति के बावजूद जनता को सच जानने का अधिकार हमेशा रहना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो दुनिया की 164 अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है और वैश्विक व्यापार के लिए नियमों का एक साझा ढांचा प्रदान करता है। इसका मुख्य काम देशों के बीच बने व्यापारिक समझौतों को लागू करना, उसमें संशोधन या सुधार कर चर्चा करना और यदि किसी तरह का विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका समाधान करना है। ये संगठन स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा में स्थित है और यहाँ इसका स्थायी सचिवालय और स्टाफ कार्यरत है। WTO को सदस्य प्रधान संगठन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इसके सभी महत्वपूर्ण निर्णय सदस्य देशों की सरकारें स्वयं लेती हैं। इसमें कोई निजी कंपनी या उद्योग समूह औपचारिक रूप से भाग नहीं ले सकता। WTO के 3 प्रमुख कार्य हैं। पहला है वार्ता यानी कि नेगोशिएशंस, दूसरा निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग और तीसरा विवाद समाधान यानी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट्स। वार्ता का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपसी बातचीत के माध्यम से व्यापारिक नियमों को बेहतर बनाना है। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि WTO के नियम कानूनी रूप से बाध्यकारी यानी कि लीगली बाइंडिंग हैं और हर निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। एक छोटे से प्रस्ताव पर भी वर्षों तक बातचीत चल सकती है। प्रतिनिधि पहले अनौपचारिक नॉन पेपर तैयार करते हैं और फिर औपचारिक प्रस्ताव रखते हैं, जिन पर सदस्य देश बार बार संशोधन करते हैं। WTO का सचिवालय इन बैठकों को आयोजित करता है और तकनीकी सहायता भी देता है, जबकि महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कभी कभी देशों को बातचीत के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन किसी पक्ष में खड़े नहीं होते। निगरानी WTO का दूसरा बड़ा कार्य है। ये सुनिश्चित करता है कि सदस्य देश अपने व्यापारिक दायित्वों का पालन करें। अगर कोई देश नई नीति,
तकनीकी विनियम या सब्सिडी व्यवस्था लागू करता है तो उसे डब्ल्यूटीओ को सूचित करना पड़ता है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म के तहत नियमित अंतराल पर देशों की नीतियों की समीक्षा भी होती है। इस प्रक्रिया में कोई भी सदस्य सवाल उठा सकता है और संबंधित देश को जवाब देना पड़ता है। डब्ल्यूटीओ में अलग अलग समितियां जैसे कृषि, सेवाएं, तकनीकी बाधाएं आदि इस निगरानी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाती हैं। तीसरा और सबसे चर्चित कार्य है विवाद समाधान। यदि कोई सदस्य ये मानता है कि दूसरा देश डब्ल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो ये विवाद समाधान प्रणाली के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है। पहले परामर्श यानी कि कंसल्टेशन होता है, फिर पैनल द्वारा जांच की जाती है और अंत में अपीलेट बॉडी अंतिम निर्णय देती है। डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार ये निर्णय बाइंडिंग यानी कि बाध्यकारी होते हैं। पहले के गैट दौर में विवाद का समाधान वैकल्पिक था, लेकिन डब्ल्यूटीओ ने इसे अनिवार्य बना दिया। जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच बोइंग और एयरबस सब्सिडी विवाद में डब्ल्यूटीओ ने दोनों देशों को अरबों डॉलर के बराबर व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी थी। हालांकि डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य किसी देश को दंडित करना नहीं, बल्कि विवाद को आगे बढ़ने से रोकना है और समाधान तक पहुंचना है। हाल के वर्षों में डब्ल्यूटीओ में अपीलीय निकाय प्रणाली ठप हो गई है। अमेरिका ने 2019 से नए न्यायाधीशों की नियुक्ति रोक दी थी, जिससे ये निकाय काम नहीं कर पा रहा। आधिकारिक तौर पर अमेरिका का कहना है कि ये निकाय बहुत धीमा है और नियमों की व्याख्या करते समय अपनी सीमाएं लांघता है। लेकिन वास्तविक कारण ये भी माना जाता है कि अमेरिका अपने व्यापारिक कदमों को किसी बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं रखना चाहता। इस कारण से अब कई मामले इस दुविधा में अटके हुए हैं, क्योंकि अपील करने पर सुनवाई के लिए निकाय ही मौजूद नहीं है। यूरोपीय संघ और चीन जैसे देशों ने इसका समानांतर अपनी अपील व्यवस्था शुरू की, ताकि सिस्टम पूरी तरह ठप न पड़ सके। डब्ल्यूटीओ के अन्य कार्यों में अनुसंधान, डेटा रिपोर्टिंग, सरकारी प्रशिक्षण और विकास सहयोग शामिल है। संगठन का 8 फॉर ट्रेड कार्यक्रम कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक व्यापार में भाग लेने के लिए सहायता देता है। डब्ल्यूटीओ के अर्थशास्त्री वैश्विक व्यापार डेटा और ट्रेंड्स पर मजबूत रिपोर्टें तैयार करते हैं। डब्ल्यूटीओ को लेकर कई भ्रांतियां भी हैं। अक्सर कहा जाता है कि ये लोकतांत्रिक नहीं बल्कि बड़े देशों के पक्ष में झुका हुआ है, जबकि सच ये है कि डब्ल्यूटीओ का प्रत्येक निर्णय सर्वसम्मति से होता है और प्रत्येक देश, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उसकी प्रक्रिया में समान अधिकार रखता है। कुछ लोग इसे कॉर्पोरेट कठपुतली भी कहते हैं, लेकिन डब्ल्यूटीओ में ना तो निजी कंपनियों का औपचारिक प्रतिनिधित्व होता है, न ही किसी निगम के पास संगठन पर नियंत्रण की शक्ति। ये देशों के बीच आपसी सहमति का एक मंच है, न कि किसी एक देश या कंपनी का औजार। कुल मिलाकर डब्ल्यूटीओ एक ऐसा वैश्विक ढांचा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिरता, पारदर्शिता और नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखता है। ये कोई परिपूर्ण संस्थान नहीं है, लेकिन इसके बिना वैश्विक व्यापार में ना तो भरोसा रह जाएगा और ना ही न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा। डब्ल्यूटीओ वैश्विक अर्थव्यवस्था का वह संतुलन बिंदु है जो देशों को टकराव से दूर रखकर बातचीत और सहयोग के रास्ते पर बनाए रखता है। कई लोग मानते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या फिर क्षेत्रीय समझौतों की कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश पहले से ही विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत व्यापार कर सकते हैं। ये बात पहली नज़र में सही लग सकती है, लेकिन हकीकत में डब्ल्यूटीओ केवल न्यूनतम स्तर तय करता है, यानी हर सदस्य देश ये वादा करता है कि वह दूसरे सदस्यों को कम से कम इतना बाजार प्रवेश या फिर व्यापारिक सुविधा ज़रूर देगा। लेकिन वैश्विक व्यापार सिर्फ इस न्यूनतम स्तर पर नहीं चलता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और क्षेत्रीय समझौते इसी बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं और देशों को एक दूसरे को अतिरिक्त लाभ देने की आज़ादी देते हैं। अगर कोई देश सिर्फ डब्ल्यूटीओ नियमों पर व्यापार करता है तो उसे वही सीमाएं मिलती हैं जो उस देश ने सबसे सुरक्षित स्थिति में तय की थीं। शायद कुछ उत्पादों पर कोई बाधा ना हो, लेकिन बाकी में वही पुराने टैरिफ और नियम लागू रहेंगे। वहीं जिन देशों के बीच एफटीए है, उनके उत्पाद पर कम शुल्क या फिर
आसान नियम लागू होंगे। नतीजतन डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत व्यापार करने वाला देश बाजार में प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकता है। यही कारण है कि जब डब्ल्यूटीओ के भीतर नई सहमति या टैरिफ कटौती पर प्रगति नहीं हो पाती तो देश आपस में छोटे समूहों या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग समझौते कर लेते हैं। एक और आम धारणा है कि डब्ल्यूटीओ सिर्फ कॉरपोरेशनों का न्यू लिबरल कठपुतली है जो अमीर देशों के हितों में आगे बढ़ने का काम करता है। लेकिन ये धारणा भी पूरी तरह सही नहीं है। अगर बड़े निगम वाकई में डब्ल्यूटीओ को अपने मुताबिक चला सकते तो डब्ल्यूटीओ शायद ज़्यादा प्रभावशाली होता। असलियत ये है कि बड़ी कंपनियां डब्ल्यूटीओ में बहुत सक्रिय नहीं हैं। जिनेवा में काम करने वाले ट्रेड लॉबिस्ट की संख्या वॉशिंगटन डीसी या ब्रुसेल्स जैसे राजनीतिक केंद्रों की तुलना में बेहद कम है। अधिकांश बड़ी कंपनियां बस इतना चाहती हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर और अनुमानित रहे ताकि उन्हें अपने व्यापार के लिए एक भरोसेमंद ढांचा मिल सके। इस दृष्टि से डब्ल्यूटीओ के नियम उनके लिए उपयोगी तो हैं, लेकिन ये संगठन उनके द्वारा नियंत्रित नहीं है। कंपनियां कभी कभी अपनी तकनीकी जानकारी और निरंतर उपस्थिति के कारण नीति पर प्रभाव डाल सकती हैं, लेकिन ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वाभाविक प्रक्रिया है और उतनी ही सीमा तक नागरिक समाज के संगठन भी ऐसा ही करते हैं। असल में डब्ल्यूटीओ के पास स्वयं बहुत कम शक्ति है। ये कोई वैश्विक सरकार नहीं जो देशों पर नियम थोप सके। ये तो दरअसल एक मंच है जहां सदस्य देश आपस में बातचीत कर सकते हैं, विवाद सुलझा सकते हैं और नियमों पर सहमति बना सकते हैं। निर्णय लेने के लिए सभी देशों की सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है, इसलिए कोई भी एक देश किसी कॉर्पोरेट एजेंडा को आगे नहीं बढ़ा सकता अगर बाकी सदस्य तैयार ना हों। इस लिहाज से डब्ल्यूटीओ को बड़े निगमों की कठपुतली कहना सही नहीं, बल्कि इसे राष्ट्रीय सरकारों का मंच कहना ज़्यादा सटीक होगा। कुल मिलाकर डब्ल्यूटीओ एक न्यूनतम ढांचा प्रदान करता है जो वैश्विक व्यापार को स्थिरता और पारदर्शिता देता है, जबकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और क्षेत्रीय समझौते उसी ढांचे के ऊपर अतिरिक्त लाभ और लचीलापन जोड़ते हैं। बड़ी कंपनियों का प्रभाव मौजूद है, लेकिन डब्ल्यूटीओ की नीतियां अंततः देशों की सामूहिक सहमति और राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही तय होती है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ट्रेड पॉलिसी क्या होती है और कैसे काम करती है, तो अब सवाल उठता है कि इसका असर हमारी रोज़मर्रा के जीवन पर कैसे पड़ता है, ख़ासकर उन चीज़ों पर जिनसे लोग सीधा जुड़ाव महसूस करते हैं, जैसे नौकरियां, कीमतें और रोज़गार के अवसर। यही वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा चर्चा होती है और कई बार गलतफहमियां भी पैदा होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड और रोज़गार के बीच के संबंध की। ये सच है कि व्यापार से कुल मिलाकर नौकरियां बढ़ती हैं, लेकिन ये समझना कि ट्रेड पॉलिसी नौकरियों को कैसे और कहां प्रभावित करती है बहुत आसान नहीं है। यही जटिलता नेताओं को मौका देती है कि वे खुद को नौकरी पैदा करने वाला या नौकरी बचाने वाला बताकर राजनीतिक लाभ लें, चाहे सच्चाई कुछ और ही क्यों ना हो। सरकारें आमतौर पर 3 बातों पर विश्वास करती हैं। पहला, व्यवसाय नौकरियां पैदा करते हैं। दूसरा, हर नौकरी का श्रेय सरकार को मिलना चाहिए। और तीसरा, अगर नौकरियां जाती हैं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की बिल्कुल नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि जब वही पार्टी विपक्ष में आती है तो यही तर्क उलट जाते हैं। बेरोजगारी दर को अक्सर देशों की आर्थिक हालत का पैमाना माना जाता है और इसी के आधार पर पार्टियां या तो अपनी तारीफ करती हैं या फिर विरोधियों को दोष देती हैं। असल में सरकार के पास कम समय में बेरोजगारी घटाने के बहुत कम साधन होते हैं। ब्याज दरें घटाने से थोड़ी आर्थिक गतिविधि बढ़ सकती है, लेकिन ये काम ज़्यादातर केंद्रीय बैंक का होता है जो लोकप्रियता की बजाय महंगाई पर ध्यान देती हैं। सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक सेवाओं में कुछ निवेश करती है तो कुछ नौकरियां जरूर बनती हैं, लेकिन ये अस्थायी होती हैं और सरकारी कर्ज को भी बढ़ाती हैं। वहीं लंबे समय के निवेश से अच्छे परिणाम मिलते हैं, पर उनका असर तब दिखता है जब वो नेता सत्ता में नहीं रहते जिन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी। दरअसल रोज़गार के बाज़ार पर असर डालने वाले बहुत से कारक हैं, जैसे घरेलू नीतियाँ,
श्रमिकों का कौशल, ऋण की उपलब्धता, घरेलू और विदेशी मांग और उपभोक्ताओं का विश्वास। इसलिए सरकार की किसी एक नीति का असर तुरंत दिखना मुश्किल होता है। इसी बीच ट्रेड पॉलिसी की भूमिका सामने आती है। किसी भी व्यापारिक फैसले को उसके समर्थक नौकरी बढ़ाने वाला और विरोधी नौकरी घटाने वाला कह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सरकार हर नए समझौते को नए अवसरों और नौकरियों का जरिया बताती है, जबकि विपक्ष कहता है कि इससे स्थानीय उद्योगों को नुकसान होगा और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। समर्थकों का मानना है कि व्यापार समझौते से नए बाजार खुलते हैं और नागरिकों के लिए अवसर बढ़ते हैं। वहीं विरोधियों का मानना है कि इससे फैक्ट्रियां बंद होंगी और आर्थिक मुश्किलें बढ़ेंगी। अर्थशास्त्री इस बहस से अक्सर निराश होते हैं क्योंकि लोग इसे बहुत सरल बना देते हैं, जैसे निर्यात अच्छा है या फिर निर्यात बुरा है। लेकिन असल में ये बहुत जटिल मामला है, खासकर आज की वैश्विक सप्लाई चेन के दौर में। जैसे अगर कोई फैक्ट्री विदेश से पुर्जे लाती है, विदेशी विशेषज्ञों को रखती है या अंतर्राष्ट्रीय पूंजी से निवेश लेती है, तो यही चीज़ें उसे प्रतिस्पर्धी बनाए रखती हैं। इसलिए ये कहना कि आयात बुरा है व्यवहारिक रूप से गलत है। आखिर में चर्चा हमेशा नौकरियों पर आकर रुकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समर्थक कहते हैं कि व्यापार से उत्पादकता बढ़ेगी। इसका मतलब है अधिक और बेहतर वेतन वाली नौकरियां। लेकिन वास्तविकता में ये असर धीरे धीरे और सीमित रूप से दिखता है। ट्रेड मंत्रियों के लिए ये मुद्दा और भी अहम हो जाता है, क्योंकि उनका विभाग आम जनता को बहुत आकर्षित नहीं लगता। इसलिए वे अपनी नीतियों को रोजगार सृजन से जोड़कर दिखाते हैं। कई बार ये प्रचार इतना बड़ा चढ़ाकर होते हैं कि विशेषज्ञ अपना सर पकड़ लेते हैं। लेकिन सरकारों के लिए इनका सर पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि रोज़गार में बदलाव कई कारणों से होते हैं और अगर नौकरियां घटती हैं तो हमेशा किसी बाहरी कारण को दोष दिया ही जा सकता है। असल चुनौती ये है कि किसी भी ट्रेड एग्रीमेंट का असली असर मापना बहुत मुश्किल है। कितनी नौकरियां इससे बनी या भविष्य में बनेंगी, इसका सटीक अंदाज़ा लगाना असंभव है। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जो वॉशिंग मशीन बनाती है और आप उन्हें यूरोपियन यूनियन में बेचना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन में करोड़ों ग्राहक हैं, तो अगर उनमें से कुछ आपके उत्पाद खरीदने लगें तो नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन क्या ट्रेड पॉलिसी इसमें मदद करेगी? इसका जवाब होगा शायद ही। और ये पूरी तरह से आपकी कंपनी, उत्पाद और बाज़ार पर निर्भर करेगा। ट्रेड पॉलिसी तभी मदद कर सकती है जब आपकी बिक्री में रुकावट किसी सरकारी नीति के कारण हो। अगर यूरोपियन यूनियन ने आपके उत्पाद पर ऊंचा टैक्स लगा रखा है या ऐसे नियम बनाए हैं जो आपके खिलाफ हैं, तो सरकारों के बीच बातचीत से इन नीतियों को बदला जा सकता है। लेकिन अगर आपकी समस्या कीमत, ब्रांड या मार्केटिंग से जुड़ी हुई है, तो ट्रेड पॉलिसी शायद ही आपकी मदद कर पाएगी। हर विदेशी सरकार की नीतियां बातचीत से नहीं बदलती। सिर्फ इसलिए कि कोई नियम आपको नुकसान पहुंचाता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो विदेशी सरकार उसे बदल देगी। कई बार तो लंबी बातचीत के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे अगर यूरोपियन यूनियन में आपकी वॉशिंग मशीन इसलिए नहीं बिक रही होगी क्योंकि वहाँ पहले से ही लोकप्रिय ब्रांड मौजूद है, ग्राहकों को आपका नाम नहीं पता, या वहाँ डिलीवरी और आफ्टर सेल्स जैसी सेवाएं महंगी पड़ती हैं। इन कारणों का समाधान कोई ट्रेड डील नहीं कर सकती। अब आप सोचिए कि बड़े ट्रेड समझौते बनाना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि कई बार सरकारें टैरिफ या अन्य नियम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए लगाती हैं। अगर किसी देश का उद्देश्य आपके किसानों या कारखानों को विदेश प्रतिस्पर्धा से बचाना है, तो उन्हें हटाने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए कि आप चावल के निर्यातक हैं और किसी देश ने अपने किसानों की सुरक्षा के लिए ऊंचे टैरिफ लगाए हैं। अब आपको तर्क देना है कि ये टैरिफ हटाया जाए। आप कह सकते हैं कि आपका चावल स्थानीय किसानों को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, या ये प्रतिस्पर्धा से किसान बेहतर बनेंगे, या फिर उपभोक्ताओं को सस्ता चावल मिलेगा। लेकिन सामने से फिर जवाब आता है, क्या आप अपना चावल सिर्फ हमें प्रतिस्पर्धा देकर बेहतर बनाने के लिए बेचना चाहते हैं? अगर हम बेहतर हो गए
तो आपका चावल तो बिकेगा नहीं। तो आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि आप यहाँ व्यापार नुकसान उठाकर हमें बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं, और फिर अगर हम वैसे भी आपका चावल नहीं खरीदने वाले तो टैरिफ हटाने का आपको क्या फ़ायदा। इसी तरह स्थानीय उद्योग कभी ये नहीं मानते कि वो पीछे हैं या विदेशी कंपनियां उनसे बेहतर हैं। वे हमेशा तर्क देते हैं कि विदेशी प्रतिस्पर्धा उनका रोज़गार छीन लेगी, जबकि असल में अधिक प्रतिस्पर्धा उन्हें सुधारने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन राजनीति में तस्वीर उल्टी होती है। उपभोक्ताओं को होने वाला लाभ छोटा और व्यापक हो सकता है, जबकि नुकसान उठाने वालों की आवाज़ ज़्यादा तेज़ और मुखर होती है। अगर विदेश से सस्ता चावल आता है तो उपभोक्ताओं को थोड़ा लाभ ज़रूर महसूस होगा, लेकिन किसान तुरंत विरोध करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए नौकरी और जीविका दोनों का सवाल पैदा करता है। यही कारण है कि बड़े ट्रेड समझौते बनाना इतना कठिन और संवेदनशील होता है। एक तरफ विदेशों में नए अवसर और नौकरियां बनती हैं, लेकिन दूसरी तरफ घरेलू उद्योग और रोज़गार असुरक्षित हो जाते हैं। इस संतुलन को साधना ही किसी भी ट्रेड पॉलिसी की सबसे बड़ी चुनौती है। ट्रेड नेगोशिएशंस केवल टैरिफ कम करने या हटाने तक सीमित नहीं हैं। आजकल व्यवसाय ये बताते हैं कि उनके लिए असली समस्याएं अक्सर रेगुलेटरी नियमों और प्रक्रियाओं से आती है। जैसे सोचिए कि यूरोपियन यूनियन में ट्यूलिप पर कुछ प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग प्रतिबंधित है। इसके साथ एक प्रक्रिया भी जुड़ी है, जिसमें हर शिपमेंट को बॉर्डर पर लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना पड़ता है। टेस्ट इस बात का कि ये फूल कीटनाशक मुक्त है या नहीं। ये टेस्ट महंगे और समय साध्य हो सकते हैं। इस वजह से जब तक फूल क्लियर होता है, उनकी ताजगी और मूल्य कम हो जाता है, जबकि स्थानीय फूल उन्हीं टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती। वे बाज़ार में ताजगी और कम लागत के साथ उपलब्ध रहते हैं। इस तरह की रेगुलेटरी और प्रक्रियात्मक बाधाएं किसी उत्पाद की प्रतिस्पर्धा क्षमता पर गहरा असर डाल सकती हैं, लेकिन इसे हटाना आसान नहीं है। सरकार का उद्देश्य ये है कि ये नियम जनता को खतरनाक रसायनों से बचाने के लिए है। अगर सरकार इस प्रक्रिया को हटाती है तो ये माना जाएगा कि या तो उसने पहले ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती दिखाई थी, या अब वो जनता की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है। कभी कभी सरकार प्रक्रिया को थोड़ा ढीला कर सकती है या विदेशी प्रमाण पत्र स्वीकार कर सकती है, लेकिन जब जनता का ध्यान या विरोध अधिक होता है तो ये भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तकनीकी विवरण की जैसे ट्यूलिप पर कीटनाशक की अनुमत मात्रा तय करना आम जनता के लिए समझना कठिन होता है, लेकिन उत्पादक और राजनीतिक इसे हेडलाइन में बदल सकते हैं। फिर भी व्यापार का उदारीकरण होता है। यही कारण है कि अधिकांश देशों में टैरिफ तुलनात्मक रूप से कम हैं। आपकी कार के हिस्से 20 से अधिक देशों से आते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना पोर्ट्रेट रातों रात बनवा सकते हैं, और दुनिया में 400 से अधिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं। इसका मतलब है कि तुलनात्मक मुक्त व्यापार के तर्क प्रभावशाली हैं और देशों को ये दिखाने में मदद करते हैं कि वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं। आज के समय में सरकार और नेगोशिएटर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो पहले से हासिल किया गया उदारीकरण को बनाए रखें और उन विवादास्पद उत्पादों और सेवाओं पर काम करें जिन पर अभी भी नियंत्रण किया जा रहा है। अक्सर वही उत्पाद बचते हैं जिनमें सबसे बड़ा लाभ शेष है, लेकिन ये या तो सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं या राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा बचाए गए हैं। इस स्थिति में सरकार प्रेस रिलीज़ भी भ्रामक हो सकती है। उपभोक्ताओं के लिए इसका मतलब ये है कि सरकार द्वारा दी गई जानकारी और बड़े वादों पर संदेह करना ज़रूरी है। उपभोक्ता के तौर पर प्रेस विज्ञप्तियों में ये दावा किया जाता है कि नई ट्रेड डीलों से लाखों नौकरियां बनेंगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि अधिकांश मामलों में ये संभावना बहुत कम है। अगर कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर रोज़गार देने के लिए ट्रेड डील साइन करता है तो इसका मतलब है कि उसने अपनी राजनीतिक संरचना में बड़े बदलाव किए हैं जो असामान्य और कठिन होते हैं। सरकारी प्रेस रिलीज अक्सर भ्रामक आंकड़े या दावे पेश करती है। जैसे पहला दावा ये कि ये डील 98% ट्रेड को कवर करती है। ये तकनीकी रूप से सही हो सकता है, लेकिन भ्रामक है।
अधिकांश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में पहले से ही अधिकतर टैरिफ लाइनें 0% या फिर करीब 0% होती हैं। 98% का दावा भ्रामक इसलिए है क्योंकि असली लाभ केवल कुछ विशेष उच्च मूल्य वाली टैरिफ लाइनों या उत्पादों में है। दूसरा दावा ये कि ये डील कई सौ बिलियन डॉलर का ट्रेड कवर करती है। ये आंकड़ा भी भ्रामक है। असल में ये पिछले वर्ष में दोनों देशों के बीच पहले से हो रहे व्यापार का मूल्य है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि नई नौकरियां पैदा होंगी। तीसरा दावा ये कि कभी कभी तो ट्रेड एग्रीमेंट्स में वर्थ को किसी देश की जीडीपी के बराबर दिखाया जाता है। ये पूरी तरह गलत है और केवल मीडिया या राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 23 ट्रिलियन डॉलर का नहीं हो सकता। चौथा दावा ये कि ये डील रेट टैपिज्म यानी कि लाल फीताशाही कम करेगी। कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत मदद होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जब कोई कहता है कि ट्रेड डील रेड टेप यानी कि कागजी झंझट या प्रक्रियाओं को बहुत घटा देगी, तो उस दावे पर संदेह करना चाहिए। आजकल कंपनियां अक्सर कहती हैं कि उन्हें टैरिफ यानी कर से ज़्यादा परेशानी नियमों और सरकारी प्रक्रियाओं से होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स इन प्रक्रियाओं और नियमों को पूरी तरह बदल नहीं पाते। इसका कारण ये है कि टैरिफ घटाने का काम आमतौर पर ट्रेड मंत्रालय करता है, जबकि नियम और प्रक्रियाएं अन्य सरकारी विभागों के अधीन होती हैं और उन्हें बदलना कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। नियमों को बदलना इसलिए भी कठिन है क्योंकि वे आमतौर पर कंट्री स्पेसिफिक नहीं होते। जैसे कोई कीटनाशक हानिकारक है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह किस देश से आया है। इसलिए कोई ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ ये तय कर सकता है कि कुछ मामलों में जांच कम की जाए या कुछ छूट दी जाए, लेकिन ये हर उत्पाद के लिए अलग अलग होता है। ज़्यादातर समझौतों का असली उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि आगे चलकर कोई देश बिना वजह नई सुरक्षा या संरक्षणवादी नियम ना बना दे। कुछ जगहों पर देशों ने आपसी सहयोग और कस्टम्स में साझेदारी बढ़ाकर प्रक्रियां थोड़ी आसान की हैं, जिससे कुछ हद तक लाल फीताशाही कम हुई है। लेकिन ये उम्मीद करना गलत होगा कि अब व्यापार पूरी तरह बिना कागजी काम या औपचारिकताओं के हो जाएगा। उल्टा कई बार रूल्स ऑफ ओरिजिन जैसे नियमों के कारण प्रक्रिया और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि कम टैरिफ का फ़ायदा लेने के लिए ये साबित करना पड़ता है कि उत्पाद सच में स्थानीय रूप से बना है। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रेड एग्रीमेंट्स बेकार हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। वे नियमों और प्रक्रियाओं को पूरी तरह ख़त्म नहीं करते, लेकिन उनका काम ज़रूरी है। ये समझौते सुनिश्चित करते हैं कि हमारे बाज़ार में कोई ख़तरनाक या फिर घटिया उत्पाद ना आए, और अगर कभी विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बढ़े तो सरकार के पास उसे संभालने के विकल्प भी रहें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के समर्थक अक्सर कहते हैं इससे नौकरियां बढ़ेंगी, जबकि विरोधी कहते हैं कि नौकरियां जाएंगी। हकीकत इन दोनों के बीच में है। नौकरियां और उद्योग कई कारणों से प्रभावित होते हैं और ज़्यादातर एग्रीमेंट संवेदनशील क्षेत्रों में बहुत सीमित बदलाव ही करते हैं। इसलिए जब समाचारों में कोई नई ट्रेड डील की चर्चा होती है, एक साधारण सवाल हमेशा पूछना चाहिए, अभी चीज़ें कैसे काम करती हैं और ये एग्रीमेंट असल में क्या बदलाव लाने वाला है। अक्सर यही सवाल आपको ये समझने में मदद करेगा कि उस डील का आपके देश को या आपके स्थानीय बाज़ार पर असली प्रभाव कितना होगा। दिमित्री बताते हैं कि आज की वैश्विक व्यापार नीति पर सबसे बड़ा असर राष्ट्रीय सुरक्षा का पड़ता है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब सिर्फ सीमाओं या सेना तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसमें आर्थिक, तकनीकी और डिजिटल सुरक्षा भी शामिल हो गई है। सरकारों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुकी है और कई बार ये नागरिक स्वतंत्रताओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के ऊपर रखी जाती है। इसलिए जब सुरक्षा का सवाल आता है तो व्यापार उदारीकरण जैसे सिद्धांत पीछे छूट जाते हैं। इस टकराव को समझने के लिए WTO के मोस्ट फेवर्ड नेशन के कॉन्सेप्ट को देखना ज़रूरी है, जिसके अनुसार किसी भी उत्पाद पर सभी देशों के लिए समान टैरिफ लागू होना चाहिए। ये नियम राजनीति को बाजार से अलग रखता है, लेकिन यही आर्थिक निर्भरता रणनीतिक जोखिम भी बन सकती है। उदाहरण के तौर पर
अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक रिश्ता इतना गहरा है कि दोनों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर है। इससे सुरक्षा विशेषज्ञों को डर रहता है कि कहीं वे अपने ही प्रतिद्वंदियों को भविष्य की तकनीकी बढ़त हासिल करने में मदद तो नहीं कर रहे। और क्योंकि आज की तकनीकें जैसे एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक वाहन या सोशल मीडिया नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, इसलिए उनका मुक्त व्यापार सुरक्षा खतरा बन जाता है। इसी के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने एक और चिंता जोड़ दी है। अब हमारे रोज़मर्रा के उपकरण इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जिसमें डेटा लीक या निगरानी का खतरा बढ़ गया है। इसी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म जनमत को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं और यही वजह है कि अमेरिका में टिकटॉक जैसे ऐप्स पर प्रतिबंध की चर्चा होती रहती है। इस तरह व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा अब दो अलग अलग क्षेत्र नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे से गहराई से गुथे हुए हैं। चुनौती ये है कि आर्थिक लाभ उठाते हुए भविष्य की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। इसके बाद सवाल उठता है आर्थिक निर्भरता और इकोनॉमिक प्रेशर का। किसी देश पर प्रतिबंध या व्यापारिक झटके देकर उसकी नीतियों को प्रभावित करना अब एक आम कूटनीतिक हथियार बन गया है। लेकिन जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे अमेरिका और चीन आपस में गहराई से जुड़ी हों, तो ये हथियार दोनों को चोट पहुंचाता है। जैसे 2018 में चीन ने अमेरिकी सोयाबीन खरीद में 75% की कटौती कर दी, जिससे दोनों देशों को नुकसान हुआ। इसी तरह रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने के बाद दुनिया ने देखा कि आर्थिक प्रतिबंध कितने प्रभावशाली और साथ ही कितने खतरनाक हो सकते हैं। बार ये सोचकर कदम उठाना पड़ता है कि भविष्य की सुरक्षा के बदले आज की स्थिरता को कितना दांव पर लगाया जाए। इसी चर्चा से जुड़ा है व्यापार नीति का नया चेहरा। जब ज़रूरी संसाधन, तकनीक या फिर उत्पादन क्षमता प्रतिद्वंदी देशों में हो, तो ये सुरक्षा का बड़ा खतरा बन जाता है। इसलिए देश अब फ्रेंड शोरिंग यानी कि अपने या मित्र देशों में उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि अगर कोई उद्योग अपने देश में टिकाऊ नहीं है तो उसे बनाए रखने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। टैक्स में रियायतें, सब्सिडी या आयात पर शुल्क लगाना, ये सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रूप में सामने आता है। लेकिन इसके साथ भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाव और संरक्षणवाद की समस्या जुड़ जाती है। WTO ने सुरक्षा कारणों से नियमों में ढील की छूट दी है, लेकिन अब ये छूट विवाद का विषय बन चुकी है। अमेरिका का कहना है कि हर देश को खुद तय करने का अधिकार है कि उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, जबकि अन्य देश चाहते हैं कि इस छूट का इस्तेमाल सीमित रूप में हो। व्यवहार में अमेरिका जैसी ताकतवर अर्थव्यवस्था को रोक पाना असंभव है, इसलिए बाकी देशों पर संयम रखने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आगे देखते हुए ये साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब हर व्यापार नीति का केंद्र बन चुकी है। अमेरिका और चीन दोनों ही व्यापारिक नीतियों के जरिए एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और यही प्रतिस्पर्धा आने वाले समय में और तेज़ होगी। खतरा ये है कि सुरक्षा के नाम पर कई नीतियां वास्तव में केवल संरक्षणवाद का नया स्वरूप बन जाएंगी, राजनीतिक लाभ, रोजगार और वोट के लिए। इसलिए असली चुनौती ये है कि सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के बीच ऐसा संतुलन कैसा बनाया जाए जिससे ना तो नवाचार और व्यापार रुके, न ही भविष्य की रणनीतिक क्षमता कमज़ोर पड़े। कुल मिलाकर आने वाले वर्षों में वैश्विक व्यापार सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता के इस खींचतान के बीच नई दिशा लेने वाला है, जहां हर देश अपने आर्थिक फैसलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के चश्मे से देखेगा। हम इंसान अक्सर दुनिया को समझने के लिए सरल कहानियाँ गढ़ते हैं, जिनमें एक साफ साफ हीरो और एक खलनायक होता है। हमें अच्छा लगता है जब किसी समस्या के लिए सीधे किसी व्यक्ति या समूह को दोषी ठहरा दिया जाए, क्योंकि इससे चीज़ें समझना आसान हो जाता है। लेकिन असलियत ये है कि बड़े और जटिल संकट ऐसे साफ सुथरे नैतिक नाटक की तरह काम नहीं करते। 2008 की आर्थिक मंदी को ही लीजिए। कई लोगों ने इसे सरकारी फिजूल खर्ची का नतीजा मानकर कमर कसने वाली नीतियाँ अपनाई, जबकि हकीकत में संकट से निकलने के लिए
और ज़्यादा सरकारी निवेश और प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। नतीजा ये हुआ कि सुधार की जगह लोगों की तकलीफ़ें और बढ़ गईं। जलवायु परिवर्तन भी इसी तरह का मामला है। इसके असर असमान होंगे। कुछ लोग ज़्यादा नुकसान झेलेंगे, कुछ इससे बच निकलेंगे और कुछ तो समाधान से मुनाफा भी कमाएंगे। इसलिए नीतियों में न्याय ज़रूरी है, वरना असमानता के विरोध और बढ़ेंगे। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि अगर हम केवल पूरी तरह से न्याय संगत समाधान की तलाश में ही फंस गए तो कोई कार्यवाही ही नहीं हो पाएगी। कड़वा सच ये है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए जो भी समाधान आएंगे उसमें वही बड़ी कंपनियां और पूंजीपति भी फ़ायदा उठाएंगे जिन्होंने पहले पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर मुनाफा भी कमाया था। चाहे नई तकनीकें छोटे स्टार्टअप बनाएं, अंततः बड़े उद्योग ही उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करेंगे। ये थोड़ा कड़वा ज़रूर लगता है, लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि जलवायु संकट से निपटने के लिए समाधान बहुत बड़े पैमाने पर चाहिए, जो केवल वैश्विक कंपनियां और सप्लाई चेन ही मुहैया करा सकती हैं। इसका मतलब ये भी है कि हरित तकनीकों से होने वाले मुनाफा अधिकतर उन्हीं के पास जाएगा जिनकी पुरानी लापरवाहियों ने ये संकट पैदा किया है। उनके पास इतना धन और साधन है कि जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से भी अपने को बचा सकते हैं। ये हमें अन्यायपूर्ण लग सकता है, लेकिन व्यवहारिक दुनिया ऐसे ही चलती है। अब सवाल उठता है कि जलवायु परिवर्तन और व्यापार नीति का आपसी रिश्ता क्या है। ज़्यादातर लोग व्यापार को बड़ी कंपनियों और उनके मुनाफे से जोड़कर देखते हैं। इसलिए कई पर्यावरण कार्यकर्ता व्यापार के प्रति संदेह रखते हैं और स्थानीय उत्पादन या सरकारी हस्तक्षेप की वकालत करते हैं। पर हकीकत ज़्यादा पेचीदा है। व्यापार और जलवायु का रिश्ता मुख्य रूप से दो तरीके से सामने आता है। पहला, जब सरकारें सामान और सेवाओं के सीमा पार व्यापार को सामान्य रूप से आसान या मुश्किल बनाती है, जिससे पर्यावरण पर असर पड़ सकता है। और दूसरा, जब खास उत्पादों या सेवाओं को उनके पर्यावरणीय असर के आधार पर बढ़ावा या रोक लगाया जाता है। अगर ध्यान से देखें तो व्यापार का भी कार्बन फुटप्रिंट होता है। सामान को दूर दराज से लाने और ले जाने में ऊर्जा की खपत और उत्सर्जन होता है। कई लोग कहते हैं कि स्थानीय उत्पादन और खपत से पर्यावरण को बचाया जा सकता है। इसमें कुछ तर्क वाजिब भी हैं। स्थानीय रोजगार, ताज़ा सामान और नैतिक उपभोग। लेकिन ये भी सच है कि स्थानीय उत्पादन हमेशा ज़्यादा टिकाऊ हो ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार बड़ी फैक्ट्रियां अधिक दक्ष और ऊर्जा बचत वाली होती हैं, जिससे दूर से सामान लाना भी कुल मिलाकर कम प्रदूषणकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा वैश्विक व्यापार का एक और पहलू है ज्ञान, तकनीक और संसाधनों का तेज़ी से प्रसार। नई ग्रीन टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए व्यापार बहुत बड़ा साधन है। साथ ही जलवायु परिवर्तन से बढ़ते सूखा, बाढ़ और आपदा के समय वैश्विक व्यापार खाद्य और ज़रूरी वस्तुएं वहां पहुंचा सकता है जहां उनकी तत्काल ज़रूरत है। इसलिए ये मान लेना कि वैश्विक व्यापार हमेशा बुरा या स्थानीय उत्पादन हमेशा अच्छा, दोनों ही सरलीकृत दृष्टिकोण हैं। असली चुनौती ये है कि हम सभी सवाल पूछें, ठोस तथ्यों पर नीति बनाएं और आसान जवाबों से बचें। व्यापार बहुत बड़ा तंत्र है। इसे पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह बुरा कहना ना तो व्यवहारिक है और ना ही सही। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा सिद्धांत तुलनात्मक लाभ होता है, यानी हर देश वही चीज़ बनाए जिसे वह दूसरों की तुलना में अधिक कुशलता से और सस्ते दाम पर बना सकता है। ये लाभ कई कारणों से हो सकता है। सस्ता श्रम, कुशल कामगार, बेहतर ढांचा, उपजाऊ ज़मीन या फिर व्यापार मार्गों के पास स्थित होना। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर कोई देश पर्यावरण की अनदेखी करके प्रदूषण फैलाते हुए सस्ते में उत्पादन करे तो क्या ये वैध तुलनात्मक लाभ माना जाएगा? इतिहास में इसका जवाब अक्सर हाँ रहा है। जब किसी उत्पाद की सुरक्षा पर सीधा असर ना हो तब तक निर्यातक देश से वही पर्यावरण मानक लागू की जाने की उम्मीद नहीं की जाती थी। विकासशील देश भी ये दलील देते थे कि अगर पश्चिम देश कठोर पर्यावरण मानकों की शर्त बना देंगे तो वे बाजार से बाहर हो जाएंगे। उनका डर ये भी था
कि पर्यावरण का बहाना बनाकर अमीर देश व्यापार पर रोक लगाएंगे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन ने सरकार को मजबूर किया है कि वे देखें कि कहीं ढीले पर्यावरण नियम तुलनात्मक लाभ का जरिया तो नहीं बन रहे। सरकारें ये सोच रही हैं कि किस तरह व्यापारिक साधनों का इस्तेमाल करके अपने उद्योगों के लिए इक्वल ग्राउंड बनाया जाए, ताकि कोई देश पर्यावरण लापरवाही से अनुचित फ़ायदा ना उठा सके। इसी दिशा में एक नया टूल अभी चर्चा में है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट। इसका तर्क ये है कि जब कोई उत्पाद विदेश से मेरे देश में आएगा तो उस पर उतना ही कार्बन टैक्स लगाया जाएगा जितना टैक्स वो मेरे देश में बनता तो उसे देना पड़ता। इससे घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच बराबरी बनी रहेगी और केवल पर्यावरण की अनदेखी करके कोई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को नहीं उठा पाएगा। लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है। किसी विदेशी फैक्ट्री ने उत्पादन के दौरान कितना कार्बन उत्सर्जन किया, इसका सही डेटा जुटाना कठिन है। विदेशी कंपनियां अधूरा डेटा दे सकती हैं और उन पर मेरे देश की जांच एजेंसियों का अधिकार भी नहीं होता। अगर वो डेटा ना दें तो मुझे कोई डिफ़ॉल्ट टैक्स तय करना पड़ता है, लेकिन ये कितना हो इसका निर्णय बेहद जटिल है। इसके अलावा विकासशील देश ये तर्क देते हैं कि ये प्रणाली उनके साथ अन्याय करेगी, क्योंकि अमीर देशों ने ऐतिहासिक रूप से ज़्यादा प्रदूषण फैलाया है, लेकिन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट हर उत्पाद पर टैक्स लगाता है, चाहे वो किसी गरीब देश से आ रहा हो या फिर अमीर देश से, जिससे छोटे देशों के उद्योगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इस बीच एक और बहस है कि क्या किसी उत्पाद पर रोक इस आधार पर लगाई जा सकती है कि उसे कैसे बनाया गया है, न कि केवल इस आधार पर कि वह वस्तु सीमा पार करने के बाद कैसी दिखती है। समर्थकों का कहना है कि अगर किसी उत्पाद का निर्माण अमानवीय या फिर पर्यावरण विरोधी तरीके से हुआ है तो हमें उसे अपने बाजार से बाहर रखने का अधिकार होना चाहिए। विरोधियों का कहना है कि इससे देश उत्पादन तरीकों के बहाने संरक्षणवाद अपनाने लगेंगे और वैश्विक व्यापार में टकराव बढ़ेगा। लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इस बहस को नया रूप दिया है, क्योंकि अब किसी देश का प्रदूषण केवल उसी देश की समस्या नहीं रह गई, ये पूरी मानवता के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इन तमाम विरोधाभासों और जटिलताओं के बीच कई सकारात्मक कदम भी उठ रहे हैं। पर्यावरण हितैषी सामान और सेवाएं जैसे सोलर पैनल या फिर रिसाइकलिंग तकनीक पर व्यापार बाधाएं हटाने की कोशिश हो रही हैं, ताकि ये सस्ती और सुलभ बन सकें। प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि बन रही हैं। कृषि सब्सिडी को अधिक टिकाऊ दिशा में मोड़ने और कार्गो फील्ड से उत्सर्जन घटाने के लिए ठोस लक्ष्य तय किए जा रहे हैं। कई देश अब सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि चीज़ों को फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल और रिसाइकिल करने की नीतियाँ अपना रहे हैं। समस्या जटिल है, हित आपस में टकराते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर लगातार गंभीर प्रयास हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और व्यापार नीति का रिश्ता अब टकराव का नहीं बल्कि संतुलन और सहयोग का सवाल बन चुका है। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन उम्मीद की गुंजाइश भी उतनी ही है। व्यापार और शांति का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। अगर हम इसे सबसे बुनियादी स्तर पर देखें तो व्यापार हमेशा हिंसा का विकल्प रहा है। जब इंसान ने पहली बार समझा कि शिकार का हिस्सा बांटकर किसी समूह में जगह पा लेना लड़ाई करके उसे छीनने से कहीं ज़्यादा समझदारी भरा तरीका है, तभी इसे टकराव टालने का रास्ता खुल गया। इंसान की प्रकृति ऐसी ही है कि वह सिर्फ ज़रूरतें पूरे करने पर नहीं रुकता, बल्कि आराम और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी चाहत रखता है। यही चाह हमें परिवार, कबीले और राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने और दूसरे से लेन देन करने की ओर लेकर जाती हैं। इतिहास बताता है कि हर चाहत का जवाब युद्ध नहीं हो सकता। सेना पालना और युद्ध छेड़ना हमेशा महंगा सौदा रहा है, जबकि व्यापार कहीं ज़्यादा सस्ता, सुरक्षित और स्थायी रास्ता है। जब दुनिया कृषि प्रधान थी और संपत्ति ज़मीन से जुड़ी हुई थी, तब ज़मीन पर कब्जा करना दौलत बढ़ाने का तरीका था। लेकिन आज के समय में जब अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से चलती है, युद्ध छेड़कर ज़मीन हथियाना न सिर्फ अव्यावहारिक है बल्कि आत्मघाती भी बन सकता है। इसी सोच से ये विचार उभरा है कि जिन देशों में आपसी व्यापार और पूंजीवाद गहराई से फैला, वे युद्ध से दूर रहते हैं,
यूरोप में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी इस सोच का परिणाम थी, जिसने युद्ध में ज़रूरी संसाधनों को साझा ढांचे में बांध दिया ताकि फ्रांस और जर्मनी जैसे दुश्मन देश कभी भी दोबारा युद्ध न करें। पिछले सदी में पश्चिमी यूरोप में शांति बनी रहना इस सोच को आंशिक रूप से सही साबित करती है। हालांकि राजनीति और सुरक्षा जैसे दूसरे कारण भी इसमें भूमिका निभाते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि व्यापार को शांति लाने वाले औजार के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये हमेशा कामयाब नहीं हुआ। रूस और यूक्रेन इसका ताज़ा उदाहरण है। दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ता है, लेकिन इससे युद्ध नहीं रुका। आर्थिक प्रतिबंध और नाकाबंदी भी अक्सर अपनी सीमाओं में बंधे रहते हैं। यानी ये सच है कि व्यापार और शांति का आपसी रिश्ता है, पर ये रिश्ता बेहद नाजुक है और हालात बिगड़ने पर आसानी से टूट सकता है। फिर भी ऐसे कई मौके आए हैं जब व्यापारिक रिश्तों ने तनाव कम करने में मदद की है। यूरोपीय संघ का साझा बाजार उत्तरी आयरलैंड शांति समझौते में अहम भूमिका निभाता है, जबकि चीन और पश्चिम के बीच आर्थिक निर्भरता ने अभी तक सीधा सैन्य टकराव टालने में पूरा योगदान दिया है। फिर भी ये मान लेना जल्दबाजी होगी कि सिर्फ व्यापार ही शांति की गारंटी देता है, क्योंकि वास्तविक दुनिया में राजनीति, सुरक्षा और शक्ति संतुलन जैसे कारक ज़्यादा निर्णायक होते हैं। व्यापार शांति का रास्ता आसान करता है, लेकिन ये कोई अचूक उपाय नहीं है। ये देशों को आपसी सहयोग की आदत डालता है, पर अगर बड़े राजनीतिक या फिर सामरिक हित दांव पर लग जाएं, तो व्यापार की डोर कमज़ोर साबित हो सकती है। व्यापार कई बार हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। सरकारें इसे दूसरे देशों पर दबाव डालने, उनकी नीतियां बदलवाने या उनके निर्णयों को प्रभावित करने के साधन के रूप में उपयोग करती है। कोई भी देश निर्णय लेते समय डर, लालच, सत्ता की मजबूरी जैसे तत्वों से प्रभावित होता है, और व्यापारिक दबाव इन तत्वों का संतुलन बिगाड़ने या साधने का प्रयास करता है। लेकिन ये दबाव कितना असरदार होगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है। दबाव डालने वाले देश की आर्थिक ताकत, सामने वाले की वैकल्पिक क्षमताएं और लक्ष्य की गंभीरता। अमेरिका ने दशकों तक क्यूबा पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन सरकार नहीं बदलवा सका। दरअसल सत्ता को गिराना केवल व्यापार से लगभग असंभव है, क्योंकि स्थिरता हर शासन की प्राथमिकता होती है। सीमित लक्ष्यों के लिए व्यापारिक दबाव कई बार असरदार साबित होता है, बशर्ते नुकसान वास्तव में महसूस हो। अमेरिका जैसे बाजार की धमकी असर डालती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा जैसे छोटे देश सीमित असर डाल पाते हैं। दूसरी तरफ प्रतिबंध दो धारी तलवार होते हैं। ये विरोधी को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन लगाने वाले को भी नुकसान करते हैं, क्योंकि खरीदार और विक्रेता दोनों इन पर निर्भर हैं। ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्ते इसका उदाहरण हैं। ऑस्ट्रेलिया चीन को लोहा और कोयला बेचता है, और चीन इन्हीं पर अपने उद्योग व्यवस्था चलाता है। जब दोनों देशों में तनाव बढ़ा, तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया के शराब और जौ पर रोक लगाई, लेकिन लोहे के आयात को छुआ भी नहीं, क्योंकि वो खुद भी उस पर निर्भर था। यानी कभी कभी सबसे बड़ा हथियार भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यूरोप और रूस का रिश्ता भी ऐसा ही है। यूरोप ने सोचा कि रूस से ऊर्जा खरीदकर शांति बनाए रखेगा, जबकि रूस ने यही सोच लिया कि यूरोप उसकी गैस पर निर्भर है, इसलिए विरोध नहीं करेगा। दोनों की गणना गलत साबित हुई। रूस ने हमला किया और यूरोप ने आर्थिक व सैन्य जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद दोनों अरबों यूरो का व्यापार जारी रखने को मजबूर रहे। इतना सब होने के बाद भी ये कहना गलत होगा कि व्यापार शांति के लिए काम की चीज़ नहीं है। व्यापार देशों को सीधी लड़ाई के बजाय बातचीत, समझौते और कानूनी रास्तों की ओर लेकर जाता है। ये सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ाता है और दूसरे को दुश्मन की तरह देखने की प्रवृत्ति कम करता है। वैश्विक सप्लाई चेन ने युद्ध को महंगा और कठिन बना दिया है, जिससे नेता युद्ध से पहले कई बार सोचने पर मजबूर होते हैं। इसलिए भले ही व्यापार हमेशा युद्ध को रोक ना पाए, लेकिन ये निश्चित रूप से युद्ध को कठिन, महंगा और जोखिम भरा बना देता है, और यही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भी है। फिर भी ये ध्यान रखना होगा कि व्यापार कभी कभी संघर्ष का कारण भी बन जाता है या आने वाले टकराव का
संकेत तो दे ही सकता है। निर्यात हमेशा लाभदायक होता है, क्योंकि कोई भी उत्पाद जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बिक सकता है वो देश को विशेष बढ़त का प्रतीक होता है। यही वजह है कि कच्चे संसाधन जैसे तेल, गैस या खनिज सबसे मूल्यवान माने जाते हैं। जिनके पास ये संसाधन होते हैं वो संपन्न बनता है, जिनके पास नहीं उसे बराबरी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यही असमानता शांति को अस्थिर कर देती है। बल्कि ये भी तय करना ज़रूरी है कि मूल्यवान संसाधनों का बंटवारा कैसे हो। 20वीं सदी में तेल की सुरक्षा कई युद्धों और नीतियों का केंद्र रही, और 21वीं सदी में इसके साथ दुर्लभ खनिज, सेमीकंडक्टर्स और पानी जैसे नए संसाधन संघर्ष का कारण बन सकते हैं। ऐसे में व्यापार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देशों को संसाधनों का शांतिपूर्ण तरीके से साझा करने का रास्ता देता है। लेकिन ये संतुलन तभी टिकता है जब कीमत दोनों पक्षों के लिए न्याय संगत हो और कोई भी पक्ष खुद को हारा हुआ महसूस न करे। भविष्य में यही संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा असमानता में बदल गई तो वही व्यापार जो कभी शांति का पुल था, टकराव की वजह बन सकता है। आधुनिक व्यापार की चर्चा में कुछ ही मुद्दे ऐसे हैं जो ISDS यानी इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट जितना गुस्सा और अविश्वास पैदा करते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी देश का निवेशक किसी दूसरे देश की सरकार पर मुकदमा चला सकता है, अगर उसे लगे कि उस सरकार के किसी फैसले या नीति से उसके निवेश को नुकसान पहुंचा है। सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून में सिर्फ सरकारें ही एक दूसरे पर केस कर सकती हैं, लेकिन ISDS में सीधा निजी निवेशकों को यह अधिकार दिया गया है। इस व्यवस्था की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, जब औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए देशों में पश्चिमी कंपनियां भारी निवेश कर रही थीं। उन्हें डर था कि नई सरकारें कभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर सकती हैं और उनकी संपत्ति बिना मुआवजे के जब्त कर सकती हैं। इसलिए ISDS का उद्देश्य निवेशकों को ये भरोसा देना था कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा, भले ही स्थानीय अदालतें सरकार के पक्ष में हों। जैसे अगर कोई विदेशी निवेशक बेलारूस में सोने की खान में करोड़ों डॉलर लगाए और सरकार बाद में कानून बदलकर खदानों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दे, तो निवेशक को स्थानीय अदालतों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होगी। ISDS के तहत वह अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में जाकर अपना मामला रख सकता है। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। क्रिटिक्स का कहना है कि बड़ी कंपनियां ISDS का इस्तेमाल सरकारों पर दबाव डालने के लिए करती हैं। अगर कोई सरकार पर्यावरण बचाने या लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नया कानून बनाती है जिससे किसी विदेशी कंपनी का मुनाफा घटता है, तो वो कंपनी सरकार पर मुकदमा कर सकती है और मुआवजे में करोड़ों डॉलर की मांग भी कर सकती है। इस डर से सरकार कभी कभी ऐसे कानून लागू करने से कतराती है जो जनता के हित में है, लेकिन निवेशकों को नापसंद है। एक और आपत्ति यह है कि ISDS का अधिकार सिर्फ विदेशी निवेशकों को मिलता है, जबकि स्थानीय इन्वेस्टर को वही न्याय अपने देश की अदालतों से लेना पड़ता है। यानी एक ही देश में दो तरह के नियम बन जाते हैं, एक विदेशी कंपनियों के लिए, दूसरा स्थानीय लोगों के लिए। ये असमानता कई बार लोगों के बीच असंतोष पैदा करती है। तीसरी बड़ी आलोचना यह है कि ये ISDS में सिर्फ निवेशकों को सुरक्षा मिलती है, जबकि समाज के दूसरे वर्ग जैसे कि मजदूर, उपभोक्ता और पर्यावरण कार्यकर्ता को सरकार के फैसलों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा मंच नहीं मिलता। दूसरी ओर समर्थक कहते हैं कि ISDS की आलोचना अतिशयोक्तिपूर्ण है। उनका तर्क है कि हर सरकार विदेशी निवेश चाहती है और निवेशक तभी पैसा लगाते हैं जब उन्हें भरोसा हो कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। ISDS उन्हें यही भरोसा दिलाता है। वे ये भी कहते हैं कि अगर कोई सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और अपने अनुबंधों का पालन कर रही है, तो उसे किसी मुकदमे में डरने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए अमेरिका पर कई बार ISDS के तहत केस हुए, लेकिन उसने कोई मुकदमा नहीं हारा। सच शायद दोनों के बीच में है। ISDS ना तो उतना खतरनाक है जितना कि उसके विरोधी बताते हैं, और ना ही उतना निर्दोष जितना कि उसके समर्थक बताते हैं। आंकड़ों के अनुसार ज़्यादातर मामलों में सरकारें जीत जाती हैं और निवेशक केवल 30% मामलों में ही सफल हुए हैं।
इसके बावजूद कई सरकारें नीति बनाते समय आईएसडीएस के डर से पीछे हट जाती हैं, खासकर जब मामला पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य या फिर श्रम अधिकारों से जुड़ा होता है। आखिरकार ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि किसी संधि में आईएसडीएस के प्रावधान कैसे लिखे गए हैं। अगर समझौते में ये साफ लिखा हो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर निवेशक मुकदमे नहीं कर सकते, और अगर झूठे या बेवजह केस करने पर निवेशक को सरकार का खर्चा चुकाना पड़े, तो वे व्यवस्था संतुलित मानी जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा सुरक्षा उपाय ना हो तो आईएसडीएस आसानी से बड़ी कंपनियों के हित में झुक सकता है। इसलिए ये सवाल अभी भी खुला है कि क्या आईएसडीएस वास्तव में ज़रूरी है या ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय वकीलों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक कमाई का नया रास्ता बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति में एक पुराना सवाल ये है कि व्यापार के नियम किस तरह विकासशील देशों की गरीबी घटाने और रोज़गार बढ़ाने के प्रयासों से मेल खाते हैं। लेकिन आम सहमति यही रही है कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी रहने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। निर्यात से विदेशी मुद्रा आती है, आयात से चीज़ें सस्ती होती हैं और निवेश से तकनीक और रोज़गार फैलता है। यानी सैद्धांतिक रूप से व्यापार विकास में मदद करता है, हालांकि इसका लाभ बराबरी से नहीं बढ़ता। सरकारें विकास के लिए जिन नीतियों का उपयोग करती हैं, जैसे कि संरक्षणवाद या सब्सिडी, वे अक्सर वैश्विक नियमों से टकरा जाती हैं। वैश्विक नियम सरकार की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, लेकिन इसके बदले में दूसरे देशों को बांध कर भी रखते हैं। यही कारण है कि बहस उठती है, क्या ये समझौता वाकई लाभकारी है। विकसित देश ये मानते हैं कि नियमों पर आधारित वैश्विक व्यवस्था विकासशील देशों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इससे निवेशकों को भरोसा मिलता है और स्थानीय उद्योग वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ जाते हैं। लेकिन विकासशील देशों का कहना है कि उनकी अर्थव्यवस्था अभी मजबूत नहीं हुई है और उन्हें उद्योगों को सुरक्षा देने का अधिकार होना चाहिए। ये याद दिलाते हैं कि आज के विकसित देशों ने भी अपनी शुरुआत दौर में यही नीतियाँ अपनाई थीं। कुछ देशों का मानना है कि नियमों पर थोड़ा बंधन ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर देश संरक्षणवाद को अपनाएगा तो अंत में सभी को नुकसान होगा। हर व्यापारिक वार्ता में विकासशील देशों का सबसे बड़ा सवाल यही रहा है कि उन्हें स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं, यानी कि क्या नियम उनके लिए थोड़े ढीले रहेंगे। विकसित देश समान नियमों की वकालत करते हैं, जबकि विकासशील देश धीरे धीरे आगे बढ़ने की छूट मांगते हैं। लेकिन असली उलझन ये है कि विकासशील देश की परिभाषा तय कौन करेगा। डब्ल्यूटीओ में विकसित, विकासशील और सबसे कम विकसित देशों की श्रेणियां हैं, पर विकासशील देशों का निर्धारण ये देश खुद करते हैं। यही कारण है कि भारत, चीन जैसे बड़े देश और छोटे द्वीपीय देश एक ही श्रेणी में आते हैं, जिससे कि विवाद बढ़ता है। विकसित देश कहते हैं कि चीन जैसा बड़ा निर्यातक देश अब विशेष सुविधा नहीं मांग सकता, जबकि चीन का तर्क है कि उसके करोड़ों नागरिक अभी भी गरीब हैं, इसलिए उसे विकसित नहीं कहा जा सकता। यही मतभेद डब्ल्यूटीओ की कई वार्ताओं को अटका देते हैं। कुछ समझौते इन जटिलताओं को कम करते हैं, जैसे विकसित देश कई बार विकासशील देशों के लिए शुल्क हटा देते हैं या उन्हें नियम लागू करने के लिए अतिरिक्त समय देते हैं। इस तरह वे नियमों पर हस्ताक्षर तो करते हैं, लेकिन अपनी गति खुद तय करते हैं। फिर भी सवाल बना रहता है, क्या ये छूट विकास की ओर ले जाने वाला पुल है या केवल धीमी प्रगति का बहाना। बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में व्यापार और नैतिकता का टकराव और ज़्यादा गहरा है। बौद्धिक संपदा यानी कि विचार, आविष्कार या फिर रचनात्मक कार्यों को कानूनी रूप से अपनी संपत्ति मानने का अधिकार। 1994 के ट्रिप्स समझौते के बाद ये व्यापार नीति का एक अहम हिस्सा बन गया। दवा कंपनियां कहती हैं कि जब तक उन्हें अपनी खोज पर कुछ सालों के लिए एक अधिकार नहीं मिलेगा, वे अरबों डॉलर के निवेश की भरपाई नहीं कर पाएंगी। लेकिन यही एक अधिकार जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें आम लोगों की पहुंच से बाहर भी कर देता है। ज़्यादातर पेटेंट अमीर देशों के पास हैं, जहां लोग दवाओं के ऊंचे दाम चुका सकते हैं। लेकिन अगर वही दवा थाईलैंड जैसे गरीब देश में उसी कीमत पर बिके तो कोई उसे खरीद नहीं पाएगा। अगर वहां सस्ती की जाए तो डर रहता है कि कोई उसे सस्ते देश से खरीद कर महंगे देश में न बेच दे।
यही वजह है कि कंपनियां अपने बौद्धिक अधिकारों पर जोर देती हैं। डब्ल्यूटीओ खुद किसी पेटेंट की रक्षा नहीं करता, बल्कि ये देशों को बाध्य करता है कि वे अपने घरेलू कानून बनाकर इस अधिकार को सुरक्षा दें। कोविड महामारी के दौरान ये बहस और ज़्यादा तेज़ हो गई। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने मांग की कि वैक्सीन पर अस्थायी पेटेंट की छूट दी जाए ताकि गरीब देश उत्पादन कर सकें। समर्थकों ने कहा कि पेटेंट के कारण उत्पादन धीमा हो रहा है, जबकि विरोधियों ने तर्क दिया कि असली बाधा संसाधनों की कमी है। 2022 में एक सीमित समझौता हुआ, लेकिन तब तक महामारी का सबसे बड़ा दौर निकल चुका था। पिछले वर्षों में व्यापार और लैंगिक समानता पर भी ध्यान बढ़ा है। विचार ये है कि व्यापार के नियम अगर महिलाओं को आर्थिक अवसर दें तो ये समाज के लिए लाभकारी होगा। लेकिन व्यावहारिक समस्या ये है कि व्यापार समझौते की भाषा पहले से जेंडर न्यूट्रल है और महिलाएं असमानता का सामना ज़्यादातर परोक्ष रूप से करती हैं, जैसे पूंजी तक पहुंच न होना या अनुबंधों से बाहर रह जाना। इसलिए शुरू में समझौते केवल सामान्य घोषणाओं तक सीमित रहे। धीरे धीरे जेंडरलेस का विचार आया, जिसके तहत व्यापार नीति को ये सोचकर देखा जाता है कि उसका असर महिलाओं पर कैसा होगा। सिद्धांत में ये सरल लगता है, पर व्यवहार में आंकड़ों की कमी और राजनीतिक प्राथमिकताओं के कारण इसे लागू करना कठिन है। फिर भी आज ये चर्चा मुख्य धारा में आ चुकी है और अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे व्यापार नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा भी मानते हैं। सरकार की खरीद नीति यानी कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट भी व्यापार नीति से गहराई से जुड़ा है। सरकारें हर साल अरबों डॉलर के ठेके देती हैं, कभी दफ्तरों के सामान के लिए, कभी सेना के उपकरणों के लिए। ये स्थानीय रोजगार बढ़ाने का एक माध्यम भी है, लेकिन अगर विदेशी कंपनियों को इन ठेकों से बाहर रखा जाएगा तो ये व्यापारिक बाधा बन जाती है। इसलिए डब्ल्यूटीओ ने गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट बनाया, जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के 3 सिद्धांतों पर चलता है। इसका उद्देश्य ये है कि जब सरकारी ठेके बंटें तो विदेशी कंपनियों को भी बराबरी का मौका मिले। हालांकि इसमें अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या छोटी स्थानीय सेवाएं विदेशी कंपनियों के लिए बंद रखी जा सकती हैं। व्यवहार में सरकारी खरीद अक्सर राजनीति और स्थानीय दबाव से प्रभावित होती है, लेकिन इस समझौते ने सुनिश्चित किया है कि ज़्यादातर बड़े ठेकों का विज्ञापन खुले तौर पर हो। इस तरह व्यापार नीतियाँ केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक प्रश्नों पर भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। विकास, नवाचार, समानता और पारदर्शिता, इन सब का संतुलन बनाना आसान नहीं, लेकिन यही संतुलन तय करता है कि वैश्विक व्यापार दुनिया को अधिक न्यायपूर्ण दिशा में लेकर जाएगा या नहीं। राजनेताओं को तब सबसे ज़्यादा राहत मिलती है जब आम लोग इन विषयों पर बातचीत करना या सोचना ही छोड़ देते हैं। ये बात किसी को दोष देने के लिए नहीं कही गई, बल्कि इसलिए कि आज की दुनिया और राजनीति इतनी जटिल हो चुकी है कि कोई भी इंसान हर मुद्दे पर पूरी जानकारी जुटाकर गहराई से नहीं सोच सकता। यहाँ तक कि व्यापार मंत्रालय जैसे विभाग, जिनका काम ही इस उलझी दुनिया को समझना है, वे भी मानते हैं कि उनके निर्णय अक्सर अधूरी जानकारी पर आधारित होते हैं। विशेषज्ञों से सीमित बातचीत, शोध साहित्य की सतही समझ और नीतियों के वास्तविक असर को जानने का बहुत कम समय, इन सब कारणों से नीतियाँ अक्सर इनकम्प्लीट पिक्चर जैसी बन जाती हैं। काम का दबाव, स्टाफ की कमी और राजनीतिक दबाव उन्हें मोटे कलम से तस्वीर बनाने पर मजबूर कर देते हैं। उम्मीद बस यही रहती है कि समय के साथ धुंधलेपन अपने आप साफ हो जाएंगे। मूल रूप से बस यही बात याद रखिए कि किसी भी नीति को समझने के लिए 5 बातें बहुत अहम हैं। ये देखिए कि नीति वास्तव में व्यापार करने वालों के लिए क्या बदलेगी। बड़े आंकड़ों और अरबों खरबों के दावे से भ्रमित मत होइए। उन नीतियों से सावधान रहिए जो कहती हैं कि सबको केवल फ़ायदा या केवल नुकसान होगा। समझिए कि व्यापार में स्थिरता सबसे बड़ी पूंजी है और कोई भी परिवर्तन तभी सार्थक है जब उसका लाभ उसकी अनिश्चितता से ज़्यादा हो। और सबसे ज़रूरी, जो कहे कि किसी जटिल समस्या का हल बस डू इट अप्रोच से निकल सकता है, तो समझ लीजिए कि वो आपको धोखा दे रहा है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। शीत युद्ध के बाद एक ध्रुवीय दौर अब कई शक्तियों और गठबंधनों के जाल में बदल चुका है। हर साल तापमान रिकॉर्ड तोड़ता है,
जलवायु संकट गहराता है और उसके समाधान को लेकर बहस और तेज होती जा रही है। तकनीक ने पहले औद्योगिक और डिजिटल क्रांतियों से कामकाज बदल दिया था। अब रिमोट वर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर से उस ढांचे को हिला रहे हैं जिन्हें कभी स्थायी समझा जाता था। इन सब परिवर्तनों के बीच व्यापार हमेशा कहीं न कहीं मौजूद रहता है, कभी वैश्विक शक्तियों के टकराव का मैदान बनकर, कभी जलवायु समाधान की कुंजी बनकर, तो कभी रोजगार और उत्पादन की नई संरचना में बदलते स्वरूप के रूप में। सरकारों के लिए व्यापार नीति में हस्तक्षेप करना और भी आकर्षक होता जा रहा है, क्योंकि इसका असर तुरंत दिखाई देता है। हित असमान रूप से बंटे होते हैं और सरल बातें अक्सर सच से ज़्यादा प्रभावशाली लगती हैं। और अंत में लेखक लिखते हैं कि मुझे पता है ये किताब या मेरे शब्द किसी राजनेता, कॉर्पोरेट लॉबिस्ट या प्रभावशाली व्यक्ति को ईमानदार नहीं बना सकते। झूठ बोलने और भ्रम फैलाने वालों के लिए बहुत इनाम और सज़ा बहुत कम है। वे शायद रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस किताब की मदद से आप उन्हें सवालों के घेरे में ज़रूर खड़ा कर पाएंगे।